वीडियो की स्टार्टिंग एक सुनहरी सुबह को दिखाते होता है जहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ही रेयर माने जाते हैं। एक खाली मैदान में अचानक से प्रकट हुए और दो लोग उनको पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, "श्श, अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा।" लेकिन दूसरा बंदा इसकी वार्निंग को इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मैदान की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। पेड़ के पीछे छिपा हुआ बंदा बोलता है कि रुको, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं सुनता और दूसरा बंदा दौड़ के जाता है और स्लाइम को एक क्रिटिकल हिट मारता है जो कि उसके कोर को तोड़ देता है। और वो आदमी अपने तलवारों को इधर उधर घुमाता रहा और जितने भी सिल्वर स्लाइम थे उन सभी को मार दिया। मैदान अब पूरी तरीके से खाली था। उस अजनबी आदमी के आंखों में हरे कलर का लाइट दिखता है। तभी पता चलता है कि प्लेयर टाकाहाशी को 3 एस रैंक आइटम मिले, सिल्वर स्लाइम आर्मर, ग्लव्स और बूट्स। वहाँ खड़े आदमी ने बोला डैम गॉड। बाकी सभी को भी लगा कि ये क्रिटिकल और ये सारे लूट काफी ज्यादा खास हैं। वो जवान बंदा सोच रहा होता है कि इसका साथी कितना ज्यादा भाग्यशाली है। वो आदमी खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसको 3 एस रैंक के इक्विपमेंट मिल चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी पिछली जिंदगी की सारी मुश्किलों का इनाम हो। पिछली जिंदगी में उसका नाम टाकाहाशी यूको था और वो ब्रोंज रैंक हंटर था। वो टोक्यो डंजन की पहली मंजिल पर था। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने मोबाइल का स्क्रीन दिखाया। मॉन्स्टर्स अब यहाँ पर पहुंच चुके थे। बाहर लोगों के लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक आदमी बोला बेहतर यही होगा कि हमें और अंदर जाना चाहिए, लेकिन उनमें कुछ लोगों को डर था कि ऊपर से मॉन्स्टर पीछा कर लेंगे। एक बंदे ने बूढ़े आदमी से बोला कि वो भी पीछे हट जाए, अभी स्लाइम से लड़ने का सही वक्त नहीं था। लड़के ने अपने दादा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया और बूढ़ा आदमी स्लाइम्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाकी लोग सोच रहे थे कि वो पागल हो गया है। तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा और उसकी टोपी उतर गई। साल तेजी से बीत रहे थे। एडवेंचरर्स के आने के बाद धरती पूरी तरीके से बदल गई है। सबका विकास अब अलग तरीके से होता है। किसी भी बंदे का लेवल तभी बढ़ेगा जब मॉन्स्टर्स को मारा जाए। जैसे जैसे ग्रोथ लेवल बढ़ता वैसे वैसे कैरेक्टर स्टिक भी बदलते हैं। जवान लड़का चाहता था कि उसकी ताकत कम से कम 5 यूनिट और बढ़े। कभी कभी एडवेंचरर्स को जादुई स्किल्स भी मिल जाते थे। बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हुआ और अपने सिस्टम को ऑन किया। टाकाहाशी यूकिटो अब लेवल 98 पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत, रफ्तार और सहनशीलता 5 पर थी, एजिलिटी 4 पर और मैजिक पावर 3 पर और रेजिस्टेंस 2 पर। उसने बहुत कुछ देखा था और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो कमजोर मॉन्स्टर्स को मारता रहा ताकि वो लेवल 98 पर पहुंच सके, ताकि कोई और उसे हरा ना सके। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसने आज काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे। हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई। अब उसका करंट लेवल 99 पहुंच चुका था। 100 से बस एक कदम पीछे। बूढ़ा आदमी एक बड़े स्लाइम की तरफ आगे बढ़ा। वो स्लाइम पारदर्शी था और उसके बीच में एक बड़ा सा कोर दिखाई दे रहा था। जैसे ही हथियार टूटा उसने अपने दांतों से स्लाइम को फाड़ दिया। तभी सिस्टम से एक आवाज आता है, टाकाहाशी यूकिटो, आपने मैक्सिमम लेवल हासिल कर लिया, कांग्रेचुलेशन। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। उसकी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ गई। अचीवमेंट बोर्ड अपडेट हुआ, लेवल 99, स्ट्रेंथ 6। फिर वो स्टेटस पैनल को देखते हुए बोलते हैं कि स्टेटस तेरी माँ का, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने आज तक पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत की, कितने बार मैंने अपनी जान पर खेल के मॉन्स्टर्स को मारा है, उसका फल क्या मुझे ये मिल रहा है? मैं मैक्स लेवल पर जा चुका हूँ, फिर भी मेरा स्ट्रेंथ बस 5-6 के बीच में ही रह गया। ये क्या हो रहा है? उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर अब खड़े होने तक की जान नहीं थी। अंधेरे से मॉन्स्टर्स उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और उसके पीठ पीछे हंस भी रहे होते हैं। टाकाहाशी ने तो अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं बचा पाया। उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने घूम गई। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। उसके आंखों से आंसू गिर गए। उसे दुख था कि उसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। उसके अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। तभी टाकाहाशी के सिस्टम में एक एरर आ जाता है। सिस्टम ने लाइफ रिस्टोरेशन और रोल बैक स्टार्ट किया। प्लेयर का दिल फिर से धड़कने लगा। नोटिफिकेशन आता है, रिवील हिडन पैरामीटर और अक्रूड बोनस कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉम्पनसेशन। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन नजर पूरी तरीके से साफ नहीं थी। अचानक से आवाज आती है कि कोई उसका स्वागत कर रहा है। अगले ही पल उसने एक मुस्कुराती लड़की को देखा और उस लड़की ने बोला, मिस्टर टाकाहाशी यूकिटो, अब आप एक एडवेंचरर बन चुके हैं, हरे आंखों वाला हीरो। ये सब सुन के बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और लड़की ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत है? टाकाहाशी ने खुद को संभाला और पेंडेंट के लिए थैंक यू बोला। उसके थोड़ी देर बाद जब वो अकेला था तो उसने मन ही मन कहा, ये सब क्या चल रहा है? हीरो ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है और सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही दिन है जिस दिन मैंने हंटर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया था। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब कैसे हुआ।
फिर वो सोचता है कि मरने से पहले उसको कुछ कैरेक्टर स्टिक करके विंडो आई थी। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला लेकिन वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं था। अचानक उसने एक नई चीज नोटिस की और उसकी आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई। लक नाम का एक नया कॉलम आ चुका था जो कि पहले कभी नहीं था। ये कैरेक्टर स्टिक ऑफ लक शायद पिछली जिंदगी में छिपा हुआ पैरामीटर रहा होगा। उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिसके साथ 70 सालों तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ ही वक्त पहले तो वो बूढ़ा था लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। यही सही टाइम है अपने नए मिली कैरेक्टर स्टिक को स्लाइम हंटिंग में यूज करने का। कुछ समय बाद फिर से हीरो टोक्यो डंजन के लेवल 1 पर आ चुका है। इस जगह का नाम है इनपेरिसेबल फुटप्रिंट। हमारे हीरो ने अपना लक्ष्य जल्दी ढूंढ लिया। कुछ स्लाइम हमारे हीरो के हंटिंग करने का वेट कर रहे थे। तभी उसने अपने आंखों के कोने से हलचल देखी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो क्या है तो वो यकीन नहीं कर पाया क्योंकि वो एक सिल्वर स्लाइम था। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही रेयर है। इसने अपने पिछली लाइफ में इसको बस एक बार ही देखा था। सिल्वर स्लाइम शिकारी को देखकर भाग जाता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। उसने सोचा कि बस एक कदम और तलवार इसको काट देगी और बहुत तेजी से उसके तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुछ चमका और एक तीर उसके पैरों के सामने आके गिर गई। लेकिन तभी वो बंदा हमारे हीरो से सॉरी बोलता है और हमारा हीरो सोचता है बेवकूफ। लेकिन एक अजीब सी चीज होती है, सिल्वर स्लाइम को अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था लेकिन वो वहाँ से भागा ही नहीं। अगले ही पल वो डरा हुआ मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। स्लाइम तेजी से हमारे हीरो की तरफ आई लेकिन हमारा हीरो भी उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार था। उसने अपने तलवार को आगे कर दिया जिससे तलवार का कोना सीधा जाके उसके कोर में लगा और कोर टूट गया। इस जीत से उसका लेवल तुरंत बढ़ गया। हमारा हीरो सोचता है कि इसकी माँ का तलवार तो एक ही बार में टूट गया बे। ये सिल्वर मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, अब लगता है मुझे एक नया तलवार लेना ही पड़ेगा। तभी उसको कुछ घास में चमकता हुआ दिखता है जिसको देखने के बाद वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि इसकी माँ का ये एस रैंक लूट कैसे मिल सकता है। ये सिल्वर स्वॉर्ड और तो और इस तलवार के अंदर फीचर है कि ये तुम्हारे पावर को इंक्रीज कर देगा और 70% चांसेस है कि अटैक सही जगह पे लगेगा। हमारा हीरो ये देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है और वो आसपास देखता है, चौंक के रुक जाता है और देखता है कि पास के झाड़ियों में 4 सिल्वर स्लाइम है। एक ही समय पर 5-5 सिल्वर स्लाइम दिखना बहुत ज्यादा ही रेयर है। हमारा हीरो सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन तभी चारों के चारों सिल्वर स्लाइम हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। अपनी नई तलवार की एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सोचता है कि सभी को एक स्लैश में मारना संभव नहीं होगा। उसने एक के बाद एक कई क्रिटिकल हिट्स मारे और उसने कुछ ही देरों में सभी को हरा दिया। सच में लक बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी। एक और क्रिटिकल हिट के साथ घासों के अंदर और भी आर्मर गिर जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, उसने चारों को हरा दिया। ये हंटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल जा रही थी। ये शिकार और भी 1 घंटे तक चला। इसको और 10 सिल्वर स्लाइम मिले। हर सिल्वर स्लाइम को मारने के बाद उसको एक एस रैंक का इक्विपमेंट मिल रहा था। अब तो मानना ही पड़ेगा कि किस्मत हो तो कुछ भी हो सकता है और इस चीज को देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश था। वो सीधा घास में लेट गया और उसको जितनी भी चीजें मिली है उनके बारे में सोचने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि अब जब मेरे पास ऐसी ताकत है तो मैं जरूर एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। शायद मैं अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ। मेरी बीमार माँ को मेरी मदद की जरूरत है। मेरी बहन के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो अचानक से एक झटके में बैठ गया और वो सोचता है कि अब मेरे पास घर जाने के लिए फैमिली भी है। 70 साल की तन्हाई के बाद अब चीजें बदलने वाली थी। वह उठ खड़ा हुआ और वो सच में घर जाना चाहता था। उसका अपार्टमेंट 203 नंबर पर था और नेम प्लेट पर लिखा था ताकाहाशी। उसने अपने हाथ को गेट की तरफ बढ़ाया लेकिन उसके हाथ अभी भी थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं। उसको समझ आया कि सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसने डिसाइड किया कि अब मुझे घर का दरवाजा ओपन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया क्योंकि उसके सामने ही उसकी छोटी बहन थी। वो खुश होकर उसको देख रही होती है लेकिन तभी हमारा हीरो जाके अपनी बहन को गले लगा लेता है। हीरो की बहन मतलब अपनी बहन भाईचारा ऑन टॉप। लड़की थोड़ी हैरान थी लेकिन वो हंस भी रही थी। उसने पूछा क्या यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, जल्दी बताओ कैमरा किधर है, मुझे थोड़ा छोड़ दो। लेकिन हीरो ने उसको कसकर पकड़े रहा और मन में सोचा कि अब वो किसी को भी अपने परिवार को चोट पहुंचाने नहीं देगा। फिर वो अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। नोमी चौंक जाती है और सोचती है कि क्या हम सच में अपनी मम्मा की हेल्प कर पाएंगे। हीरो बोलता है कि हाँ, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगले दिन हीरो अपने सारे इक्विपमेंट को बेचने के लिए चला जाता है। जितने भी चीजें उसको डंजन से मिले थे उन सभी को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है। फिर वो एक ऑक्शन के अंदर गया जहाँ पर एक लिक्विड रखा था, उसमें उसने 10 मिलियन की बोली लगाई। उसने सबसे अच्छी क्वालिटी का हीलिंग पोशन हासिल कर लिया। अब उसकी अगली लोकेशन थी हॉस्पिटल, जहाँ पर हीरो और उसकी छोटी बहन एक रूम के सामने जाके खड़े हो गए जहाँ पर उन दोनों की मम्मा इंतजार कर रही थी।
परमिशन मिलने पर वो अंदर चले गए। मम्मा उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और पूछी कि वो दोनों कैसे हैं। हमारे हीरो ने बोला कि असलियत में तो हमें पूछना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है। नोमी ने डिब्बा खोला और अपनी माँ को स्वादिष्ट चीजें दिखाई। मम्मा बोलती है कि तुम लोगों को इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, इन सभी पैसों को तुम्हें खुद पर खर्च करना चाहिए। हमारा हीरो भी बोलता है कि अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बहन भी बोलती है कि हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। माँ ने पूछा कैसा तोहफा। हीरो ने बोला कि ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको इसे पीना पड़ेगा, और वो अपनी माँ को एक एलेक्सर की बोतल पकड़ा देता है। नोमी ने समझाया कि भाई ने डंजन में पैसे कमाए और आपके लिए ये एलेक्सर खरीदा। माँ थोड़ा चौंक गई क्योंकि यूको अभी अभी एडवेंचरर बना है, इतने पैसे उसने कैसे कमा लिए। तो हीरो ने बताया कि बस उसकी किस्मत अच्छी है। छोटी बहन ने बोला मम्मा आपको ये पीना पड़ेगा। मम्मा ने कोई भी और बहस नहीं की, उन्होंने धीरे से ढक्कन खोला और उस एलेक्सर को पी लिया। इसके बाद ही रियल जादू शुरू होता है। छोटी बहन कहती है कि मम्मा की पूरी बॉडी तो चमकने लगी। दोनों के दोनों मम्मा को चौंके हुए देख रहे होते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मम्मा ने राहत महसूस किया, जैसे उनके कंधों से भारी बोझ हट गया हो। सांस लेना अब पहले से आसान हो चुका है। हीरो ये सब देखकर मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी खबर थी। नोमी बोली गुड जॉब ब्रदर। मम्मी ने बताया कि दवे का स्वाद काफी ज्यादा कड़वा था, तो हमारा हीरो उसको जल्दी से केक ला के देता है। जब डॉक्टर ने मम्मा को देखा तो उसने पाया कि बीमारी के लक्षण काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और अब बीमारी आगे नहीं बढ़ रही है। अब उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद मम्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अब वो फाइनली काफी लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाएंगे। ये एक सपने जैसा था। माँ ने काफी लंबे समय बाद घर पर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ बर्तन धोते हुए बोली कि घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। नोमी बहुत ज्यादा खुश थी कि माँ अब ठीक है, लेकिन हमारे हीरो को ये काफी नहीं लगा। छोटी बहन ने चौंकते हुए अपने भाई की तरफ देखा और जवाब का इंतजार करने लगी। हीरो ने बताया कि ये पोषण एक अस्थायी इलाज है, अभी मम्मा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। ये सुनकर नोमी दुखी हो गई और उसने पूछा कि अब हमें क्या करना होगा। हीरो ने बताया कि अब हमें एक असली मैजिक एलिक्सर चाहिए। बहन ने सोचा कि क्या ये वही चीज है जो टीवी पर दिखाई जाती है, एक ऐसा आइटम जिसे दुनिया के सबसे अच्छे हंटर ने खोजा था। ये 50 लेवल नीचे गहराई में मिलता है और इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। नोमी ने बोला कि हाँ ये एक अनोखा आइटम है। हीरो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि सही पहचाना, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और यूनिक आइटम वही होता है जिसे सिर्फ खोजने वाला ही इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का हराए नहीं पाया जा सकता। नोमी ने पूछा कि अगर खरीदा नहीं जा सकता तो हमें इसे खुद ही खोजना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि क्या तुम इतनी गहराई तक जा सकते हो। हीरो ने बताया कि रियलिटी में नहीं जा सकता, मैं बीच में ही मारा जाऊंगा। फिर लड़की ने बोला कि फिर हम वो चमत्कारी एलेक्सर नहीं पा सकते। हीरो मुस्कुराता है और बोलता है कि देखते हैं क्या होगा। हीरो सोचता है कि बस उसके पास किस्मत ही नहीं है, पिछले जीवन की एक्सपीरियंस भी है। उसे याद आता है कि वो एलेक्सर ऊपरी फ्लोर पर भी मिल सकता है। एक रेयर सिचुएशन बनता है। 20th फ्लोर का बॉस एक एलिमेंट गोलम है और वो एक अजीब तरीके से वही पोषण देता है, लेकिन इस बॉस के आने का चांस बहुत ज्यादा ही कम है। और ये एलेक्सर एक रेयर आइटम है जो कि एक रेयर बॉस से मिलता है। हीरो सोचता है कि मैंने अपने पूरे पिछली लाइफ में बस एक बार सुना कि कोई इस गोलम से एलेक्सर पा चुका। हीरो को पूरा यकीन है कि वो इस पोषण को जरूर हासिल करेगा और अपनी मम्मा को बचा लेगा। हीरो ने अपनी बहन की शक वाले नजर को देख लिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही मेरे पे शक नहीं हो रहा, लेकिन वो भी अपनी आंख मारते हुए बोलती है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अपनी बहन की बातों से हीरो को थोड़ी उम्मीद मिली। अच्छा लगता है जब परिवार आप पे भरोसा करता है, लेकिन डंजन में जाने से पहले उसे बहुत सारी तैयारी करनी थी। नोमी इस बात से सहम गई। नोमी पूछती है कि तैयारी से तुम्हारा मतलब क्या है। तो हीरो बताता है कि हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है मुसीबत खड़ी करने वाला। उसने अलमारी पे रखी हुई फोटो की तरफ देखा और डंजन के अंदर जाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। शुरुआत करनी थी गियर से। उसके पास थी लार्ज एस रैंक की स्वॉर्ड जिसमें था फीचर इंक्रीज अटैक पावर। जब हीरो सामान को पैक कर रहा था तो उसकी बहन उसको गौर से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या तुम सच में निकलने वाले हो। हीरो ने बोला हाँ। बहन पूछती है कि क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो, आमतौर पर वॉरियर भारी आर्मर पहनते हैं। हीरो ने बोला हाँ ऐसा तो करना चाहिए, लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि भारी आर्मर उठा सकूंगा। स्टेटस विंडो किसी भी बंदे की सारी डिटेल्स बताती है। उसको देखने के बाद हीरो को इतना तो पता चल ही चुका था कि वो अपने आर्मर को नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए सोचा कि मैं बस तलवार ही ले जा सकता हूँ। हीरो ने सोचा कि लेवल एलिवेशन की वजह से अब उसके पास कई स्किल्स भी हैं। उदाहरण के लिए माइटी लेवर लंच एक कॉम्बैक्ट स्किल है जिसमें 30% संभावना है कि लगातार 3 क्रिटिकल हिट्स लगे। नोमी ने पूछा कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी क्षमता बस 5 लेवल है। हीरो को अचानक से एक जगह की याद आती है, एलएसएस बीड, जहाँ पर स्थानीय मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उन्हें काफी सारे फ्रूट्स मिलते हैं और ये फ्रूट्स हमारे हीरो के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और छोटी सिस्टर बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। लड़की ने हीरो के लिए लंच भी तैयार किया था।
लेकिन हमारा हीरो जहाँ जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उसको इजीली मिल जाएंगे। हीरो ने अपने छोटी सिस्टर को मना नहीं किया, उस खाने को ले लिया और ये पैकेट डायरेक्ट उसकी इन्वेंट्री में चला गया। हीरो ने अपने घर का दरवाजा खोला और एक एडवेंचर पे चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है पेड़ों के जड़ों पर, जहाँ पर पॉइजनस मशरूम भी लगे हुए हैं और तो और यहाँ के पौधे कीड़े भी खाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद हमारा हीरो 5वीं मंजिल पर पहुंच जाता है और इस जगह का नाम है एलिसिस रीद और यहाँ के पूरे इन्वायरमेंट पौधों से भरा पड़ा है और इसीलिए यहाँ का रास्ता खोना बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है, लेकिन इस मंजिल को बहुत ज्यादा आसान माना जाता है। और तो और पहले भी बहुत सारे एडवेंचरर यहाँ पर आए हैं और यहाँ की सारी लूट लेके जा चुके हैं। हमारा हीरो सोचता है कि उसके पास जब तक नक्शा है तब तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और वो अपने फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको कुछ चींटियों का ठिकाना मिलता है। ये असलियत में चींटियां नहीं है, ट्रीज है जो कि नॉर्मल ट्री की तरह रहते हैं। उसके बाद फिर इंसान को ट्रैप करके मार देते हैं। इसीलिए हमारा हीरो एक पत्थर उठा के उस पर मारता है जिससे वो एक्टिव हो जाता है और हमारे हीरो को पेड़ के अंदर 2 आंखें देखने को मिलती है और हमारा हीरो डायरेक्ट उस पर अटैक करता है और एक क्रिटिकल हिट में उस मॉन्स्टर को मार देता है। हमारा हीरो सोचता है बस इनकी लोकेशन पता चल जाए फिर तो इनका गेम बजाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा और मॉन्स्टर के मरने की वजह से वहाँ पर एक फ्रूट गिरता है। हमारा हीरो उसको उठाता है और खा जाता है क्योंकि इस स्पिरिचुअल फ्रूट के खाने से उसके स्टेट्स बढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें रियलिटी में उसके थोड़े बहुत स्टेट्स बढ़ चुके थे और इन फ्रूट्स को खाकर वो धीरे धीरे पावरफुल बन सकता था। इसीलिए वो और भी सारे ट्रीज को मारना स्टार्ट कर देता है और पूरे समय ट्रीज मारता है, खाना खाता है, ट्रीज मारता है, फ्रूट्स खाता है, ट्रीज मारता है, फ्रूट्स खाता है और इतने सारे ट्रीज मार के इतना सारा फूड खाने की वजह से वो उस स्वाद से बिल्कुल ऊब चुका था। इसीलिए वो सोचता है थोड़ा सा ब्रेक लिया और थोड़ा घर का भी खाना खाया जाए जो कि सिस्टर ने दिया था। खाना खाने के बाद वो चेक करता है कि क्या वो अपने पंपिंग लिमिट तक पहुंच चुका है। वो स्टेटस देख के खुश हो जाता है कि फाइनली वो इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। तब हीरो सोचता है कि चलो अब हो चुका है वापस जाने का समय, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई तो है। फिर वो आवाज लगाता है कि इसकी माँ का जो भी है यहाँ बाहर निकल जाओ। तभी आवाज आती है कि लड़के तू सारा लूट अकेले नहीं ले जा सकता है। तभी यहाँ पर 2 बंदे आते हैं, एक बंदा जिसके दांत सोने के थे और दूसरा बंदा जिसकी अंगूठी सोने की थी। इन दोनों को देखकर हमारा हीरो बोलता है कि तुम लोगों से लग तो नहीं रहा कि तुम लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आए हो, तुम लोग वही हो ना जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हो। और छोटा वाला बोलता है कि हाँ, और तू वही बंदा है ना जो अपने इक्विपमेंट पर निर्भर करता है बे। तभी इनमें से पतले वाला बोलता है कि ओए लड़के अगर तू अपना सारा सामान दे देगा तो हम तुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी के अगले मोमेंट में ही देखते हैं कि ये पतला वाला लड़का जमीन पे पड़ा हुआ है और हमारा हीरो सोचता है कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही प्लान जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पतले वाले लड़के ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया था अपने स्वॉर्ड से और इसका अटैक जाके हमारे हीरो से लगा भी होता है, लेकिन उस अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके पास जो कपड़े वगैरह थे उसने उसको बचा लिया क्योंकि अटैक डैमेज को कम करते हैं क्योंकि उसके इक्विपमेंट तगड़े हैं। और हमारा हीरो सोचता है कि अगर मेरे पास इतने खतरनाक इक्विपमेंट नहीं होते तो आज मेरा पेट छिल चुका होता। और ये छोटा वाला लड़का सोचता है कि किसको पता था कि ये बंदा मेरे पार्टनर को बस एक घूसे में ही मार डालेगा। हमारा हीरो इसको एक एडवाइस देता है कि तू अपने आप को सरेंडर कर दे तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा बे। लेकिन वो छोटा वाला बोलता है कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करेगा, मैं तुझसे लड़ेगा, तुझसे दूर से ही अटैक करके तुझे मार डालूंगा और तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। जिसको सुन के हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, तूने सही बोला, एक योद्धा दूर से किसी को मार नहीं पाएगा। और ये बात सुन के छोटू डॉन बोलता है कि है तू इतनी जल्दी हार मान रहा है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान तो कुछ और ही था और वो अपने इन्वेंटरी को ओपन करता है एंड उसके अंदर से एक आर्टिफैक्ट निकालता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग दिखने में लग रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एक फूल से बना हुआ डाली है, जिसको देखकर ये छोटू डॉन भी बिल्कुल हंसने लगता है कि ये क्या निकाल दिया बे, इसकी माँ का, तेरे से ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे लगा कुछ खतरनाक निकालेगा। और मेरा देख स्टाफ कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो सोचता है कि हमारे हीरो को तो पता ही नहीं है कि आर्टिफैक्ट क्या है। हमारा हीरो इसी आर्टिफैक्ट का यूज करने का डिसाइड करता है और सोचता है कि मैंने ये आर्टिफैक्ट तब पाया था जब मैंने बैरनेट को मारा था। ये छोटू डॉन मुस्कुराता है और सोचता है कि अभी नौ सीखिया है। सब्सटेंस ऑफ रिडिकुलस एक रेयर आइटम है और ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो रैंडमली किसी भी मैजिक को एक्टिवेट कर सकता है और इस आर्टिफैक्ट से कोई काम का स्पेल निकले ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसका पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा है कि 40% में तो फेल ही हो जाएगा, 30% में कमजोर इंचेंटमेंट निकलेगा और दोबारा 30% में कुछ बफ वगैरह मिल जाएगा और बस 9% में कोई थोड़ा बहुत मिड लेवल का स्पेल आ जाएगा जो कि थोड़ा बहुत काम आ सकता है। और इसी के साथ ये छोटू डॉन अपने स्टिक से एक मैजिक करता है जो कि मिड लेवल का मैजिक होता है और सोचता है कि अगर हमारा हीरो बहुत ज्यादा लकी भी हुआ, अगर उसने 9% में अपना लक ला लिया और उस मिड लेवल की टेक्निक को कर दिया, फिर भी मेरे जीतने के चांसेस उससे तो ज्यादा ही है क्योंकि इसके पास स्पेशल इक्विपमेंट फॉर मेजेस 50 था। और इस छोटे डॉन को लगा कि जीतने के चांसेस तो पूरे उसके हैं और
अब इस नए लड़के का किस्मत यहाँ पे साथ देना बंद कर देगा। एंड इसी के साथ वो अटैक हमारे हीरो के तरफ कर देता है, लेकिन हमारा हीरो यहाँ से हटा नहीं और बस आते हुए खतरे को देखता रहा। एंड उसके बाद वो अपनी एक आंख को बंद करता है और इस मैजिकल स्टाफ को यूज करने का सोचता है। एंड इसी के साथ वो एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक आग के गोले या फिर एस्टेरॉइड कुछ भी बोल लो, उतना बड़े अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इसी के साथ अपने अटैक को छोटू डॉन की तरफ कर देता है, जिसके वजह से रास्ते में आने वाली हर एक चीज को अटैक जलाया जा रहा था। और ये नजारा देखने में बहुत ज्यादा ही डरावना था। और थोड़ा वक्त और पूरा जंगल ही जल जाएगा। और अब इस मेज को समझ नहीं आ रहा कि इसका फायरबॉल इसी के ऊपर पलट कर आ चुका है। अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि इस अटैक को करना बहुत ज्यादा ही रेयर है और इस स्पेल के आने का चांस 0.05% है। और अब आग आसमान में फैल चुकी है। मेज अब बिल्कुल डर से कांप रहा होता है और सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं डरना, शायद ये एक इल्यूजन मैजिक है। लेकिन तभी इसको थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि नहीं, ये कोई इल्यूजन मैजिक नहीं है, मेरे बाल जल रहे हैं, सारी तरफ आग ही आग लगा हुआ है। ये छोटू डॉन इतना ज्यादा डर चुका था कि वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और इसकी पैंट भी गीली कर लेता है अपनी। हमारा हीरो बिल्कुल नहीं रुकता जब तक कि पूरे एरिया में राख ही राख ना हो। और अब ये छोटू डॉन रियलिटी में छोटू सा बच्चा लग रहा था और ये इतना बड़ा पावरफुल अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के इस आर्टिफैक्ट को ही तोड़ देता है। हमारे हीरो ने इसको एक बार अच्छे से देखा और कचड़े की तरह इसको फेंक दिया और सोचता है कि इसकी माँ का किस्मत हो तो मेरे जैसा। एंड इसके अपने चारों ओर देखता है और सोचता है कि इन दोनों को यहाँ पर ऐसे छोड़ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सोचता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा। एंड उसके बाद इन दोनों को रस्सी में कस के बांध देता है। एंड उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और इन दोनों को घसीटता हुआ साथ लेके जाता है। और ये सीन एकदम कंप्यूटर गेम जैसा लग रहा होता है। एंड उसका जैसे ही वो बाहर निकलता है, इन दोनों गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है। और पूछताछ खत्म होने तक सूरज डूब चुका था और अब जाके युकितो को एहसास हुआ कि वो कितना ज्यादा थक चुका है और वो अभी घर नहीं जा सकता। और इसी के साथ ऑफिस जाता है और रिसेप्शन पे जाके थोड़ा सा माफी मांगता है कि हाँ, मैं काफी दिन से यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। फिर लड़की पूछती है कि क्या आप ताकाहाशी युकितो हैं? पुलिस ने पहले ही इसके इतने अच्छे काम का डिटेल यहाँ पर भी पहुंचा दिया था। लड़की ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने गुंडों को पकड़ाया। एंड उसके बाद लेवल अप होने की वजह से सिल्वर कलर का पेंडेंट दे देती है। और हमारा हीरो हैरान हो जाता है कि इसकी माँ का, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं, क्या कोई गलती कर रही है क्या ये? क्योंकि सिल्वर रैंक पाना कोई आसान नहीं होता। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे बंदे इसको पाने के लिए लिटरली 3 साल तक लगा देते हैं। एडवेंचरर को अपने लेवल अप करने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फाइट वगैरह करना पड़ता है और गिल्ड में बहुत बड़ा अपना योगदान बनाना पड़ता है, तब जाके लेवल अप होता है। लेकिन लड़की बोलती है कि इसमें कोई भी गलती नहीं हो रही है मेरी। हमारे हीरो ने क्रिम्सन गैंग के 2 बंदों को पकड़वाया था, जो कि एक बहुत बड़ी इविल गैंग है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि इन दोनों को पकड़वाने की वजह से मेरे को इतने ज्यादा पॉइंट मिल चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा लेवल अप हो चुका है और मेरे को सिल्वर रैंक मिल चुका है। वाओ! लड़की बोलती है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत की है और ये जो दोनों अपराधी थे जो कि सिल्वर रैंक इतने पावरफुल थे, हमारे हीरो को लिटरल विश्वास नहीं होती कि इसकी माँ का, ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे क्या? बे, लगता है मेरी किस्मत ही कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हमारा हीरो इसके बाद अपना सिल्वर पेंडेंट उठा लेता है और बोलता है कि हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही किस्मत वाला हूँ। फिर ये लड़की बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, आप बहुत ज्यादा ही काइंड दिल वाले हैं और ये सिल्वर रैंक आप पे बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हम लोग आपका नीचे के लेवल्स पर इंतजार कर रहे हैं। डंजन की मंजिलें एडवेंचरर के रैंक से डिसाइड होती हैं। ब्रोंज रैंक वाले 10वीं मंजिल तक जा सकते हैं और सिल्वर वाले 30वीं मंजिल तक, और गोल्ड वालों के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। हमारा हीरो चेन को अपने गले में डालता है और सोचता है कि अब मेरा टारगेट होने वाला है कम से कम 20 लेवल तक पहुंचना। फिर ये रिसेप्शनिस्ट लड़की बोलती है कि मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है और हमारी कंपनी वहाँ पर अकेले जाने पे किसी को भी सिफारिश नहीं करती है। हमारा हीरो उसके एडवाइस के लिए उसको थैंक यू बोलता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। और हमारे हीरो को जाता हुआ वो लड़की भी देख रही होती है और हमारा हीरो सोचता है कि किस्मत में था उस गुंडों से मिलना मेरा। लेकिन तभी हमारे हीरो को कोई आवाज लगाता है जो कि एक बुढ़ा होता है, जो कि कुछ ज्यादा सूट बूट में आया है और हमारे हीरो से पूछता है कि क्या मुझे आपका 1 मिनट मिल सकता है। फिर हमारा सोचता है हीरो कि चलो इससे 1 मिनट बात कर ही लेते हैं। फिर वो बुढ़ा बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने उन दोनों गुंडों को पकड़ा था। एंड उसके बाद वो वांटेड पोस्टर दिखाता है। इसको देखने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि इन दोनों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, इसलिए मैंने उनको मारा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बुढ़े की शक्ल बिल्कुल सीरियस हो जाती है। एंड उसके अगले ही पल वो बुढ़ा
बुड्ढा हमारे हीरो का हाथ पकड़ता है और उसको थैंक यू बोलता है। और इस चीज को देख के हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि यार ये बुड्ढा है कौन। लेकिन तभी वो बुड्ढा दीवार से उन दोनों गुंडों का पोस्टर फाड़ देता है और कहता है कि उन दोनों ने मेरे बेटे को मार दिया था और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने उन दोनों को मार दिया। और फिर हमें पता चलता है कि ये बुड्ढा बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने आंखों में आंसू आने से रोक पा रहा है। हमारा हीरो बोलता है कि अंकल इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना एडवेंचर होने का आभार कर रहा था। लेकिन वो बुड्ढा अपने आप को झुक के हमारे हीरो के लिए बहुत ज्यादा काइंड बिहेवियर दिखा रहा था। और ये देखकर हमारा हीरो भी थोड़ी सी स्माइल करता है और बुड्ढा जो होता है वो सोचता है कि अब मैं अपने बेटे के कब्र पर एक अच्छी सी न्यूज ले जा सकता हूँ। फिर हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में किसी ने भी मेरे से ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। फिर हमारा हीरो सोचता है कि कुछ समय में वो दिन दोबारा आने वाला है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। क्या मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, सब कुछ जैसा हो रहा है होने दूं, या फिर मुझे कुछ करना चाहिए? मुझे पता होते हुए ना करना बहुत ज्यादा ही ये गलत बात है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपने आप को झटका देता है कि इतनी बड़ी सोच मत रखो, तुम कोई वर्ल्ड सेवियर नहीं हो, अभी बस तुम एक स्लाइम को मारकर अपना लेवल अप कर सकते हो और कुछ नहीं। उसने तय किया कि फिलहाल बस अपनी माँ को बचाना है, बाकी सब बाद में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है एक केव के अंदर जहाँ पर मसाले जल रही थी, एक लालटेन भी थी और काफी सारे खंजर वगैरह रखे थे। और यहाँ पर एक बंदा पत्थरों पे मुक्के मार मार के अपने गुस्से को शांत कर रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों गुंडों को कोई हरा सकता है। और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही बाकी मेरे साथियों के साथ हुआ तो वो अपने बॉस को कर नहीं दे पाएगा। एंड इसके साथ वो अपने दांत को पीसता है एंड एक खंजर उठाता है और उसके सामने एक न्यूज़पेपर था जिसमें हमारे हीरो की फोटो बनी थी। तो वो डायरेक्ट उस खंजर को हमारे हीरो के मुंह के अंदर घुसा देता है, बोलता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा बैंड के टक्के। फिर ये सोचता है कि ये लड़का इतना इजी टारगेट नहीं है, जब वो दो गुंडों को एक साथ हरा सकता है तो उसके पास पावर तो होंगी ही। लेकिन कोई नहीं, उससे निपटने के लिए मेरे पे और भी रास्ते हैं। जिस दिन मेरी नजर उस पे पड़ी उसकी लाइफ खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद सीन शिफ्ट होके जाता है हमारे हीरो पर जो कि 15 लेवल पर आ चुका है और ये एक पहाड़ पे खड़ा था और चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि ये एक लोनली माउंटेन है और यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा ही पतले हैं जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तभी उसकी नजर जाती है कुछ लोगों पर जो कि ग्रुप बना के इस जगह को पार करने का ट्राई कर रहे थे। और यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लोगों के नजरों से बचना थोड़ा आसान है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे गुंडे वगैरह रहते हैं। एंड उसके बाद वो तलवार अपना फेंक देता है, एक दीवार में जाके लड़ती है जिसके आवाज से सारे के सारे लोग उस तलवार की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमारे हीरो ने सोचा कि ये जगह अकेले शिकार करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर लेवल अप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और 20वीं मंजिल पे जाने से पहले का एक्सपीरियंस लेना यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। पहले तो हमारा हीरो बस स्लाइम को मार के लेवल अप करना चाहता था, लेकिन उनको इतना ज्यादा मार दिया कि अब सिल्वर स्लाइम स्पॉन होना ही बंद हो चुके हैं। इसीलिए हमारे हीरो ने अब प्लान में चेंजेस कर दिए कि जो मॉन्स्टर दिखेगा वो मरेगा साला। और बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारता है, चील को मारता है, आर्मडीलो को मारता है, एक आंख वाले पत्थर को मारता है, भालू को मारता है। इन सभी को मारने की वजह से उसको काफी सारे एस रैंक के आइटम भी मिलते हैं जैसे कि एक बो हो गया, ग्लव्स हो गया, तीर वगैरह, तलवार वगैरह सब मिलते हैं उसको। हमारा हीरो इतना ज्यादा मगन था हंटिंग में कि उसको कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि कोई उसमें नजर रख रहा है और हमें पता चलता है वो गुंडों का बॉस उसमें नजर रख रहा है। और ये गुंडा हमारे हीरो को अच्छे से देख रहा होता है, उसके सारे इक्विपमेंट वगैरह देखता है कि उसका आर्मर है या नहीं, वो अकेला है, सब कुछ नोटिस करता है और सोचता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। और ये गुंडों का बॉस सोचता है कि ये लौंडा मेरे इलाके में आके सारे लोगों को मार के इस इलाके को कब्जा करना चाहता है, इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक सांस लेता है और बोलता है अभी मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा होता है और पूरे दिन हमारे हीरो को नजर रखता है। तभी इस बंदे को एक आइडिया आता है कि मुझे खुद अटैक करने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ से भागते हुए जाते हुए सोचता है कि मैं अटैक क्यों करूं, मुझे बस थोड़े बहुत चीजें करनी है। जंगल में इकोसिस्टम बहुत ज्यादा पीसफुल है इस समय, मैं बस इतना करता हूँ कि कुछ को मार देता हूँ जिससे यहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे मॉन्स्टरों की संख्या बढ़ जाएगी और इस चीज को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। एंड उसके बाद रात को वो घर आ जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठ के जाता है और सोचता है कि इसकी हत्या बिल्कुल एक तरीके से नेचुरल डेथ लगने वाली है क्योंकि वो भी बाकी एडवेंचरों की तरह एक किसी न किसी बीच से मारा जाएगा और ऐसी हत्या किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान अपने तरफ नहीं खींचेगा। और वो काफी ज्यादा इस प्लान से खुश था। वो अपने साथ एक पाउच लेकर आया था जिसके अंदर मॉन्स्टरों को अट्रैक्ट करने वाला पाउडर था और उसने उन सभी
मॉन्स्टर को कंट्रोल करके सभी को हमारे हीरो पर अटैक करने का आदेश दिया और सोचता है कि अब वो बंदा कभी भी बचने नहीं वाला। और इधर हमारे हीरो को कानो कान खबर नहीं, इसके पीठ पीछे चल के आ रहा है और वो आराम से एक जंगली सुअर को मार के हंटिंग कर रहा होता है। तभी उसने कुछ अजीब आवाज सुनी और वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और थोड़ी देर में ही उसके ऊपर के सारे आसमान बिल्कुल काला हो जाते हैं और वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि इसकी माँ का ये क्या चीज है भाई, ये तो बहुत बड़ा झुंड लग रहा है। डेडली सीकर्स, ये बहुत ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं। हमारे हीरो ने सोचा कि इतने सारे कीड़ों से अकेले लड़ना बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी, उसके बाद वो भागना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा था इन सभी से बचने के लिए कि कैसे न कैसे करके किसी ग्रुप से जाके मिल सकूं। एडवेंचरस आमतौर पर कहाँ पे मिलते हैं, इतनी तनाव भरी सिचुएशन में कैसे ढूंढा जाए। हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं सप्लाई बेस है। जब से यहाँ पर बेस बना था इस माउंटेन की रक्षा करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लगता है ये बेस लाल मिट्टी की किसी गुफा में है। हमारे हीरो को याद आया कि नक्शे में इस बेस का कोई भी निशान नहीं था। हमारे हीरो के सामने एक बहुत बड़ी खाई आ गई जिसको पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो रुक जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके पास टाइम है नहीं, उसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। अपनी तलवार की मदद से उसने सीधे खड़े पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जमीन पे उतरते उसने पास की एक और पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि यहीं कहीं पर बेस है क्योंकि मिट्टी का कलर उसको अलग लग रहा था। हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए और उसने बहुत जोर से आवाज लगाई कि कोई है बाहर, बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं और उसे मदद चाहिए। लेकिन पहाड़, चट्टान कुछ भी हिला भी नहीं, बिल्कुल भी। हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है कि काले रंग का बादल और भी ज्यादा आसमान में उसके पास आए जा रहा है। मॉन्स्टर उसके नजदीक आए जा रहे थे। फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा कदम, 2 कदम पीछे किया और सोचा कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और जो चट्टान है उसको ही तोड़ डाला। लेकिन अगले पल ही जो उसने देखा वो बिल्कुल हैरान हो गया। इस केव के अंदर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारे के सारे बंधे हुए थे और अधनंगे थे, हाथ पैर बंधे हुए और मुंह पर टेप लगा हुआ। हमारा हीरो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी लोग हमारे हीरो को देखने लगे और उनके अंदर एक उम्मीद थी कि ये हमें बचा लेगा। हमारा हीरो सोचता है कि लगता है मैंने गलती से किसी ह्यूमन सप्लाई गैंग का अड्डा ढूंढ लिया है। कोई भी यहाँ पर नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उन सभी के मुंह में कुछ न कुछ लकड़ियां ठूसी गई थी। हमारा हीरो अपनी फुल स्पीड में आता है और सबकी रस्सियां 2 सेकंड के अंदर ही काट देता है। इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि फाइनली हम बच चुके हैं। फिर हमारा हीरो उनसे सवाल पूछना शुरू करता है। सभी लोगों ने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ था, फिर वो सारे बेहोश हो गए। उन्हें मारा क्यों नहीं गया, इसका मतलब सिंपल था कि उन्हें बेचा जाएगा। हमारा हीरो कंफ्यूज था और सोचता है कि क्या मैंने गलती से किसी गैंग का अड्डा ढूंढ लिया, ये तो सप्लाई पॉइंट होना चाहिए था। फिर हमारे हीरो को समझ आया कि अभी के लिए ये अड्डा है, बाद में ये सप्लाई अड्डा बनेगा, पहले ये गुंडों का अड्डा होगा और पुलिस ने इस जगह पर रेड मारकर इसको एक सप्लाई पॉइंट बना दिया होगा। हमारा हीरो ऐसा महसूस करता है कि लगता है वो कुछ ज्यादा ही पहले पहुंच चुका है यहाँ पर। उसको अपनी पिछली जिंदगी में किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपने पूरी जिंदगी स्लाइम हंट में बिता दिया था। उम्र बढ़ने पर समय का एहसास भी कम हो जाता है। फिर उसने सोचना बंद किया। अभी सोचने का वक्त नहीं है, उसे तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे निहत्थे थे और ये मुलाकात इसको बहुत ज्यादा चौंका दिया था। वो सभी को एक जगह पर इकट्ठा करता है चिल्ला के कि सब यहाँ पे सुनो, मैं समझता हूँ कि तुम सब बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, लेकिन तुम्हें हालात की गंभीरता को समझना होगा। हमारे हीरो ने सबका ध्यान ऊपर के तरफ आसमान में किया और बताया कि डेडली सीकर्स उनके तरफ ही आ रहे हैं। बहुत जल्द ही वो सारे के सारे मारे जाएंगे और 15वीं मंजिल पर बहुत ज्यादा इस समय शिकारी हो चुके हैं। ये सारे के सारे बाहर आके देखते हैं कि इतने सारे सीकर्स हैं और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा डर गए। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद इन सब की तो बिल्कुल हालत ही खराब हो गई थी। हमारा हीरो इन सभी से कहता है कि जैसा कि तुम सभी ने देख लिया है बाहर का हालात क्या है, तो हम सभी को मिलकर इनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि हैं ये क्या बंदा बोल रहा है। फिर एक लड़की बोलती है कि लेकिन हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है कि ये सब कुछ बकवास है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सभी मर जाएंगे। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो बोलता है कि 1 सेकंड। उसने सिस्टम एक्टिवेट किया और मॉन्स्टर को हराने पर जितने भी उसको आइटम्स मिले थे वो सारे बाहर निकालना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर बहुत सारे आइटम्स की ढेर लग गई, तलवार, शील्ड, धनुष, बहुत सारी चीजें निकलने लगी। सारे के सारे बंदे इतने सारे खतरनाक हथियारों को देखकर बिल्कुल चौंक गए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को ये सारे के सारे इक्विपमेंट फ्री में दे सकता हूँ, वो भी परमानेंट के लिए। जिस बात को सुनकर ये सारे के सारे बंदे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इक्विपमेंट कुछ ज्यादा ही हाई रैंक के थे। और एक लड़की बोलती है कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट देखने में तो कुछ ज्यादा ही महंगे लग रहे हैं। सभी बंदों ने पूछा हमारे हीरो से कि ये सब कुछ तुम्हारे पास आया कहाँ से, और हमारे हीरो ने अभी तक इन सभी को कोई अपना इंट्रोडक्शन भी
भी नहीं दिया था। और इन सभी के मन के अंदर काफी सारे सवाल चल रहे थे और इन सभी ने हमारे हीरो को आज तक एक बार भी नहीं देखा था। हमारा हीरो सच में कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस बंदा लग रहा था और यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपने अपने लिए इक्विपमेंट और आर्मर लेना शुरू कर दिए और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बहन के टके हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में लड़ना शुरू कर देते कि हाँ मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। और कुछ लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें बचाव के आर्मर्स लेने चाहिए, हथियार लेने चाहिए। इन्हीं में एक लड़का बोलता है कि अगर ये सब कुछ बेच दिया जाए तो तुम करोड़पति बन सकते हो। फिर एक लड़की पूछती है कि क्या हम सच में ये सब कुछ ले सकते हैं? तो हमारा हीरो हाँ बोलता है और बोलता है कि मुझे इन सब चीजों के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बात, थोड़ी देर के लिए मैं तुम सभी को लीड करूंगा। और किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई भी शक नहीं किया। आखिर हमारा हीरो इन सबकी जान जो बचा रहा था और ये सारे के सारे बंदे अपने आर्मर और टूल को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। इन सभी को हमारे हीरो के प्लान के हिसाब से चलने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। और एक लड़की बो उठाती है और मुस्कुरा के बोलती है कि यहाँ सबको आदेश मानना होगा। सारे के सारे बंदे यहाँ पर राजी हो चुके थे। तभी एक मोटा हट्टा कट्टा सा बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर ध्यान बटाने का भी काम करूंगा। हमारा हीरो इन सभी को चुप रहने के लिए कहता है और उसके दिमाग में उसके पिछली जीवन की यात्राएं सारी टहलने लगी, मरने से कुछ समय पहले की। और वो सोचता है कि फाइनली मुझे लीडर बनने का मौका मिल ही चुका है। और इनमें कुछ बहन के टके ऐसे थे जो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि एक गेम चल रहा हो। लेकिन हमारा हीरो काफी ज्यादा टेंशन में था। वो गुफा के गेट की तरफ जाके अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है, हमें इस गुफा के पतले होने का फायदा उठाना होगा, इससे सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। हमारा हीरो बोलता है कि सबके सब ध्यान से सुनो, सारे के सारे बंदों को मॉन्स्टर को जितना हो सके उतना मारना है। फिर सभी के चेहरे को देखते हैं, कुछ तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे लेकिन कुछ ज्यादा ही डरे हुए सहमे से लग रहे थे। उसको यकीन था कि अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो इस झुंड को हरा सकते हैं। हमारे हीरो ने तलवार उठाया और सभी को बोला कि सारे के सारे बंदे तैयार जाओ फाइट के लिए। एंड इसी के साथ गुफा से मॉन्स्टर्स आना शुरू कर देते हैं। हमारे हीरो ने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके काट गिराया। हमारे हीरो का प्लान काफी ज्यादा अमेजिंग है और हमारा हीरो तलवार घुमाता रहता है और सारे के सारे बंदे हमारे हीरो का अच्छे से साथ दे रहे थे। और लाल बालों वाली लड़की अपने बो को खींचती है और काफी सारे एरोज मारना शुरू कर देती है। और यहाँ पर एक बंदा ऐसा था जो कि काफी अच्छा मेज था। इन सभी ने मिलकर पहले रेड को तो रोक लिया था। यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर आ गए थे कि गुफा का दरवाजा पूरी तरीके से ढक चुका था। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपने आप को बचाने के लिए लड़ते रहे। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स मारे जा रहे थे और काफी सारे और भी आए जा रहे थे और इनमें से काफी सारे बंदों की तो उम्मीद अब टूट जा रही थी। यहाँ पर किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रेड खत्म होने वाली है और हमारा हीरो भी सोच रहा है कि हालात अब हाथ से निकले जा रहे हैं। उसे खुद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि क्या ये लड़ाई जीती भी जा सकती है। तभी सबने महसूस किया कि चट्टानें हिलने लगी हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हमारे हीरो ने कहा, बिना फॉर्मेशन को तोड़े हुए धीरे धीरे पीछे हटो। सारे लोग पीछे की तरफ भागने लगे। कीड़े और भी ज्यादा भरने लगे थे। पत्थर गिरने की वजह से गुफा ढहने का डर था। सारे लोग यहाँ पर घबराए हुए थे। हमारा हीरो चारों तरफ नजर घुमाता है और सोचता है कि ये गुफा काफी ज्यादा कमजोर है तो इसलिए भरोसेमंद है नहीं। तभी उसकी नजर गुफा में पड़े हुए एक्सप्लोजन्स पे पड़ी, जहाँ पर सोचा कि यही अब इनकी आखिरी उम्मीद है। सारे के सारे बम गुंडों ने गुफा को चौड़ी करने के लिए रखा होगा। उसने जल्दी से बम को उठाया और सभी से चिल्लाते हुए बोला कि सारे के सारे ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर जितने भी बम पड़े हुए सबके सबको कलेक्ट करो। फिर एक लड़का बोलता है कि विस्फोटक वो कहाँ है? तभी उसकी नजर पड़ती है और बोलता है कि हाँ, हम इसे हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। लड़कियां भी दौड़ पड़ी, मानो कि उनकी अब ये आखिरी उम्मीद हो। कई घंटों तक लोगों ने जान बचाने की कोशिश में लड़ाई की। ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन अपनी जिंदगी की लड़ाई में लड़ना तो सबको ही पड़ता है। अब गुफा का बस 1/3 हिस्सा ही बचा था। लोगों को एहसास हुआ कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक लड़की की माना सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। और अगर ये फाइट और भी थोड़ी देर चली तो ये सारी की सारी गुफा टूट जाएगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा था कि सारे सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। लास्ट में उसने अपने आंखें बंद की और उसने मान लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अटेंशन, हमारे हीरो ने चिल्लाया और सारे लोग पलटे और हमारे हीरो की तरफ देखने लगे। फिर हमारे हीरो ने बोला कि जितने भी हमें बम मिले सारे के सारे मेरे को दे दो। और सारे लोग दे देते हैं, कोई भी शक नहीं करते हैं। लेकिन उनको थोड़ा बहुत शक था कि अब ये इससे करेगा क्या। उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बस इतने से धमाकों से सारे के सारे सीकस मारे जा भी सकते हैं। एक बोलता है कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल्टी से समुद्र में पानी भी निकाला जा रहा है। हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि अब इस गुफा को गिराना ही पड़ेगा। चट्टाने मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरेंगे। ये सारे के सारे मॉन्स्टर बुद्धिहीन है। ये मॉन्स्टर उन पे अटैक करते हैं जिनको वो खतरा मानते हैं और इस वक्त वो खतरा हमारा हीरो है। तभी एक लड़की चिल्लाई कि छत में बहुत बड़ा छेद हो चुका है और गुफा गिरने वाली है। हमारे हीरो ने अपनी टीम को पीछे बढ़ने के लिए बोला। तभी एक बंदा हमारे हीरो से बोलता है, क्या तुम सच में यहीं रुकने वाले हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? वो सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हमारे हीरो के पास कोई प्लान है,
लेकिन हमारा हीरो कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। उसे बस अपने ऊपर पूरा भरोसा था। फिर वो अकेले मॉन्स्टर के सामने था। हीरो समझ गया था कि कभी कभी जोखिम लेना ही पड़ता है और यही वो पल है। उसने तय किया कि अब एक्सप्लोजन का राइट टाइम आ चुका है। नो डिटर्मिनेशन स्किल एक्टिवेटेड। 60% चांस ऑफ एक्सप्लोजेशन। हमारे हीरो को यकीन था उसकी लक काम आएगी। अगले ही पल नोटिफिकेशन आता है, आइटम डैमेज, 25% चांस ऑफ डिटर्मिनेशन। पर लास्ट में धमाका हो ही जाता है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स का काम खत्म और हमारा हीरो भी खाई में गिरने लगता है। रास्ते में पीछा कर रहे इंसेक्ट्स को मारते हुए नीचे जा रहा। उसने गिरते हुए भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की और अभी तक उसने अपनी तलवार को छोड़ा नहीं था। दोबारा से उसने एक बार अपनी हाई जंप इस्तेमाल किया और अभी तक एक मॉन्स्टर बचा हुआ था जो कि हमारे हीरो के जस्ट सामने ही आ जाता है। हमारा हीरो सोचा कि बस अब बहुत हुआ। उसका एक क्रिटिकल मारा और एक खतरनाक जंप लेके ऊपर चला गया। जो लोग लड़ाई देख रहे थे वो बिल्कुल ही शॉक थे कि ये सब हो क्या गया। लेकिन हमारा हीरो अभी भी टॉप पर नहीं पहुंचा था, तो उसने ट्राई किया अपने स्वॉर्ड को पहाड़ के अंदर घुसाने का। लेकिन इस बार स्वॉर्ड पहाड़ के अंदर नहीं घुसी और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन तभी ऊपर से किसी ने रस्सी को गिरा दी और उस रस्सी ने हमारे हीरो के हाथ को जकड़ लिया और हमारे हीरो ने भी उस रस्सी को काफी तेज से पकड़ा और सारे के सारे बंदे लाइन लगा के हमारे हीरो को ऊपर की तरफ खींचने लगे। फाइनली हमारा हीरो बच जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है जितने भी डेडली सीकर्स थे वो सारे मरे पड़े हैं, पहाड़ के टुकड़े पड़े हैं। हमारा हीरो पहाड़ी के कोने पे बैठा और अपने काम को देखा और उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था कि इसकी माँ का मजा ही आ गया। और ये सारे के सारे बंदे खुश थे कि इतने सारे सीकर्स से लड़ने के बाद भी हमारी जान नहीं गई। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि हीरो ने काफी सारे डेडली सीकर्स को मारा है, इसलिए उसको टाइटल दिया जाता है फाइटर का। और दूसरी तरफ बैंडिट्स का लीडर बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। उसने टेबल को लात मार दिया। उस कमीने ने तो मेरा पूरा बेस ही बर्बाद कर दिया, अब मुझे खुद जवाब देना होगा। उसने शराब की बोतल खोली और गट करते हुए पी गया और फिर उस बोतल को दीवार पर देकर मारा। फिर उसने बोला कि अब मैं खुद जाके ताकाहाशी युकितो को मर्डर करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा हीरो जो कि एडवेंचरस गिल्ड में आ चुका था। जैसे ही हमारा हीरो वहां पर आया था, यहाँ पे सारे के सारे लोग उसी को देखे जा रहे थे। हमारा हीरो सोचता है कि यार इस बार तो कुछ ज्यादा ही लोग मेरे को देख रहे हैं। काउंटर वाली लड़की बोलती है कि तुमने इस बार और ज्यादा अच्छा काम किया है और अब से तुम्हारा नाम पड़ चुका है माउंटेन क्रशर, जिसने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। और यहाँ पे सारी की सारी गिल्ड हमारे हीरो को अप्रोच करती है। लेकिन आज हीरो का मूड बिल्कुल भी बातचीत का नहीं था। हमारे हीरो ने माफी मांगी और बोला कि आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूं तो प्लीज माफ करना। हमारे हीरो ने सभी के इनविटेशन को इसलिए मना किया था क्योंकि उसके कुछ अलग ही प्लान थे। उसके मन के अंदर अपनी माँ के लिए एलेक्सर बनाने का ख्याल चल रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो टीम में चला जाएगा तो एलेक्सर बनाना और बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। टीम में लूट रैंडम तरीके से बढ़ती है और रेयर आइटम मिलने का चांस बहुत ज्यादा घट जाता है। हमारे हीरो ने सोचा कि जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही कम चांस होगा जीतने का। हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उसने डंजन्स को अकेले ही तो क्लियर किया था, तो अब क्यों कुछ बदला जाए। एंड उसके बाद वो गिल्ड से बाहर आ जाता है और पूरे दिन का सारा काम निपटाकर हीरो घर के तरफ चला गया। उसकी माँ और बहन ने उसके लिए स्वादिष्ट खाना बना के रखा था और हमारा हीरो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक एडवेंचर के बाद काफी ज्यादा भूखा था। इसके बाद सभी लोग खाना खाने से पहले भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर बैठकर हमारा हीरो अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय करने लगता है। इस खाने का स्वाद इसको काफी ज्यादा जाना पहचाना सा लगा। इसको ऐसा लग रहा था कि इसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा खाना टेस्ट जरूर किया है। हालांकि हमारे हीरो का परिवार काफी ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन ये लोग त्योहार को काफी ज्यादा मन से और धूमधाम से मनाते हैं। नोमी ने अपने भाई को लेवल 20 तक पहुंचने के लिए बधाई की और माँ को काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि क्या तुम वाकई ये करने वाले हो, क्योंकि लेवल 20 के बाद डंजन काफी ज्यादा, बहन को भी बहुत ज्यादा चिंता थी और उसने दिखाया कि बस 15% लोग ही 20 फ्लोर को पार कर पाते हैं। माँ ने डांटते हुए बोला कि खाना खाते समय फोन मत चलाया करो। तभी हमारा हीरो परिवार को चिंता ना करने के लिए बोलता है और बोलता है कि क्या तुम लोग भूल गए क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। माँ ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज्यादा ही गर्व है। और तो और पीछे दरवाजे पर हमारे हीरो की पेपर में लगी हुई कटिंग थी। माँ ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, शायद वो अपने इमोशन से लड़ रही थी। फिर वो धीरे से बोली, अपना ध्यान रखना, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बेटा दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। हमारे हीरो के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तभी हमारे हीरो को एक डेंजरस सी यादें आई। पिछले जीवन में उसने अपनी मरी हुई माँ को दफनाया था। हीरो ने अपनी माँ से प्यार से कहा कि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसके माता पिता परेशान हो। माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन नोमी ने उन रोक दिया और बोला कि उन्हें रहने दो। बहन ने बोला कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो और जो तुम्हारे मन में आ जाता है वो तुम करके ही रहते हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें अपने मर चुके पति की याद आ गई, क्योंकि बच्चे बिल्कुल उन्हीं के जैसे थे। ताकाहाशी ने कहा, मेरे लिए चिंता मत करो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही ऐसा चाहता हूँ। माँ कुछ कह नहीं पाई और खाना खाती रही।
हीरो ने पानी की परछाई में अपना फेस देखा। पिछले जीवन में मैं अपनी माँ को बचाने में असफल रहा, उस बारे में सोचकर मेरा दिल लहूलुहान हो जाता है और इस बार मुझे अपनी माँ को बचाना ही होगा और इसके लिए मुझे वो मैजिक एलेक्सर चाहिए ही चाहिए। और खाना खत्म करने के बाद इसने अपने परिवार को थैंक यू बोला इतने स्वादिष्ट खाने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वो चला गया डंजन के तरफ और सीढ़ियां उतरते हुए मन के अंदर आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के बारे में संभावनाओं को सोचने लगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है टोक्यो डंजन लेवल 20 एल्केमिस्ट टेस्ट। और तो और उसके सामने एक दीवार थी जो कि फिजिक्स की माँ बहने कर रहा था। हमारे हीरो ने दो मॉन्स्टर्स को देखा और बोला कि इसकी माँ का अब नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेके उनके तरफ दौड़ जाता है। वो उन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद बोलता है कि इसकी माँ का ये कैसे मॉन्स्टर्स है बे, ना रोबोट है ना स्केलेटन है, ये मिक्सचर है बे, कहीं ये बीच के तो नहीं है ना। और तो और उनकी आंखों में रेड कलर की ऑरा दिख रही थी। हमारे हीरो को याद आता है कि इस लेवल के मॉन्स्टर्स अकार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं। हमारा हीरो फुल फ्लैश वाली स्पीड में जाता है और दोनों मॉन्स्टर्स पर एक साथ ही अटैक कर देता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं और ऊपर से ये सारे के सारे मरे पड़े हैं और इनमें से कुछ के पास तो पंख भी था जो कि हमारे हीरो के ऊपर हवा में से अटैक कर रहे थे। हमारे हीरो के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उसने इस लेवल को पहले भी कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको पता है कि ये मॉन्स्टर्स किस तरीके से काम करते हैं और इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को इनके नेक्स्ट मूव के बारे में पहले से पता होता था, तो उन सभी को मार देता है। इसीलिए भी हमारे हीरो ने कुछ अजीब सा देखा और वो वहीं पे रुक गया और उसने सामने देखा कि अरे इसकी माँ का ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर है बे। और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस इसके पास एक ही आंख है और इसके ऑरा को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारे मेन कैरेक्टर की तो पूंगी बजा के रख देगा। हमारे हीरो ने सोचा कि इस बहन के टके को हराना इतना ज्यादा तो इजी नहीं होने वाला। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हर एक मूव को अच्छे से मुझे देखना होगा। जब मुझे पता होगा कि ये किस तरीके से काम करता है तो इसको हराना काफी ज्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा। एंड इसी के साथ वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपनी मुट्ठी को बना लेता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने चला जाता है। अटैक को देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है एंड इसी के साथ बहुत सारे अटैक होते हैं और हमारा हीरो कोशिश करने लगता है बचने का, क्योंकि इन दोनों में पावर डिफरेंट काफी ज्यादा है और हीरो को काफी ज्यादा संभल कर फाइट करना होगा। और एक जंप लगाई और जैसे ही हमारे हीरो को कोर दिखा उसने उस कोर के ऊपर अटैक कर दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे हीरो ने उस खतरनाक से मॉन्स्टर की पूंगी बजा डाली। उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को भी मार दिया और उस मॉन्स्टर की बॉडी पीछे पड़ा था, जिसने हमारे हीरो को उसके मकसद के और ज्यादा करीब पहुंचा दिया। वो एक बड़े से दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। दरवाजे को ओपन करते हुए वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया, आज से एक नई लाइफ शुरू होगी। दरवाजे के खुलते ही एक येलो कलर की लाइट हमारे हीरो के फेस के ऊपर पड़ा और जैसे वो अंदर पहुंचा वो देखा कि एक वो बड़े से रूम के अंदर है और उस जगह की जमीन पर एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था और दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है और अब लौटने का कोई भी चांस दिख नहीं रहा। और इसी के साथ बीच में हमें एक बहुत बड़ा पत्थरों का मॉन्स्टर दिखता है और उसके कंधे पर हरी कलर की काई थी और उसके कंधे पर भी कुछ पैटर्न्स लिखे हुए थे। हमारा हीरो जल्दी समझ जाता है कि इसकी माँ का ये तो एक एंसेंट गोलम है और ये यहाँ पर खतरनाक से खजाने का हिफाजत कर रहा है। यही है लेवल 20 का बॉस और इसकी ताकत काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके अटैक तो पूछो ही मत। लेकिन हाँ, यही मॉन्स्टर है जिसके वजह से हमारा हीरो इतनी जल्दी 20 लेवल पर आ चुका है। हमारे हीरो ने नोटिस किया कि इतने ज्यादा बड़े शरीर होने के बावजूद भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। हमारे हीरो ने एक लंबी छलांग लगाई और उस मॉन्स्टर के सर पे अटैक किया। हमारे हीरो का सिंपल प्लान था कि इस मॉन्स्टर के कुछ आर्मर पार्ट्स को तोड़ना ताकि वो उसके कोर तक पहुंच सके, ताकि इस मॉन्स्टर का गेम बजाया जा सके। तभी हमें पता चलता है कि कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा है और क्रीपी सी स्माइल दे रहा है और ये वही बंदा है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है और इसकी लास्ट प्लान फेल हो चुका है। और ये बंदा दरवाजों के कोने से छिपकर सोच रहा होता है कि आज बस इस लड़के का किस्मत साथ ना दे। तभी कुछ अजीब सा हुआ, वहां पे बने हुए पैटर्न्स कुछ अजीब तरीके से चमकने लगे और तभी एक पैटर्न में से एक और मॉन्स्टर निकलने लगा। हमारे हीरो की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स होंगे और ये मॉन्स्टर इस रूम के अंदर आ चुका था और इसका कोर बैंगनी कलर का था। तभी हमारे हीरो ने पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा और उसने अंदाजा लगाया कि दूसरे मॉन्स्टर के आने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब थी क्योंकि हमारे हीरो ने किसी दूसरे का होने का यहाँ पर उम्मीद नहीं किया था। हमारे हीरो ने सोचा कि मेहमान तो आने ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतने बड़े युद्ध के बीच में अब कोई दुश्मन आ जाए ये बात खतरे की थी। हमारे हीरो ने चारों तरफ अपने नजर को घुमाया और सोचा कि शायद कोई खतरा दिख जाए तो उसको गेम अभी बजा दूं। फिर उस बंदे ने एक अटैक कर दिया। एक चमचमाता हुआ खंजर हमारे हीरो के पीठ के अंदर घुसने वाला था, लेकिन हमारे हीरो का सेंसेस काफी
ज्यादा तेज था और उसका किस्मत भी, इसीलिए उसने उस खतरे को जल्दी पहचान लिया और पीछे मुड़कर अपने एक स्वॉर्ड स्लैश से ही उस खंजर को वापस कर देता है और ये खंजर बिल्कुल बूमरैंग की तरफ पीछे चला जाता है। अरे हीरो को जल्दी समझ आ गया था कि ये किसी न किसी की तो चाल है और ये गुंडे का लीडर बहुत ज्यादा ही अपने दांत को पीसते हुए बोलता है। एक बार फिर से वो फेल हो चुका है हमारे हीरो की गेम बजाने में। उसके मन में आया कि एक नॉर्मल सा बंदा इतना ज्यादा किस्मत वाला कैसे हो सकता है और इसके मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा अजीब तरीके के हैं। लेकिन अगले ही पल उसने एक और खंजर निकाल लिया और मन ही मन सोचा कि अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना, इसका तो गेम ही बजाना है। और सोचा कि उसके पास अभी भी काफी ज्यादा एडवांटेज है और ये बंदा काफी ज्यादा मूर्ख है क्योंकि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब ये बंदा 20 लेवल पर आने वाला था उसने उससे पहले ही अपने कंप्यूटर में चेक कर लिया था कि इस बॉस को हराने के लिए कम से कम 4 बंदों की जरूरत पड़ेगी और वो हीरो की एंट्री के वक्त धीरे से चुपके से इसके अंदर घुस जाता है ताकि एक और गोलम भी स्पॉन हो जाए। और हमारे हीरो के बिल्कुल अपोजिट इस गुंडे को ये मॉन्स्टर्स देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए उसे उन मॉन्स्टर से लड़ने की जरूरत भी नहीं है और आखिरकार इसके पास थीफ का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है। उसने सोचा कि मैं अपने इनविजिबल स्किल के साथ पूरी तरीके से सेफ हूँ। अब कैट वॉक करने का टाइम आ चुका है और धीरे धीरे अंदर की तरफ चला गया ताकि दूसरे गोलम को भी उकसाया जा सके और वो इनविजिबल स्किल की वजह से पूरी तरीके से इनविजिबल था और शैडो मूवमेंट की वजह से वो इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था जैसे मानो कि एक ही समय पर वो 2 जगह पर मौजूद हो। गुंडे ने तय कर ही लिया था कि अब हीरो से बदला तो लेना ही पड़ेगा। आखिर 2 एंसेंट गोलम को अकेले हराना नामुमकिन किन कामों में से एक है। सॉरी गाइस, मुझे लगा था कि इनविजिबल स्किल है लेकिन वो उसने जो व्हाइट कलर का क्लोथ पहना हुआ है वो इनविजिबल करने वाली चीज है जो कि पहनने वाले की पूरी तरीके से मौजूदगी को गायब कर देता है। और इस चीज की वजह से उसको पूरी तरीके से यकीन था कि उसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने सोचा कि पीछे से हमला करना बहुत ज्यादा ही खराब चीज है लेकिन थीफ हूं ना तो कर सकता हूँ। और उसने हमारे हीरो की मौत को पक्का करने के लिए अपने खंजर के ऊपर जहर भी लगा लिया था ताकि हमारे हीरो के बचने के चांसेस ही खत्म हो जाए और अटैक कर देता है। और ये खंजर हमारे हीरो के पीठ में घुसने ही वाला था और इस बार हमारे हीरो को इस बारे में पता ही नहीं था। गुंडे ने सोचा कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा डैमेज कर दो। ये नाइफ हमारे हीरो के बिल्कुल गाल के पास से गया वरना हमारे हीरो की गेम ही बच जाती और इस बार भी हमारा हीरो बच जाता है। और ये सब देखकर ये गुंडा बिल्कुल सोचता है कि इतने कमजोर से आर्मर में भी उसने अपने लिए एंटीडोट छिपा के रखा हुआ है। फिर उसने मायूसी को खत्म किया और बोला कि मेरा मकसद ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस हीरो को थोड़ा देर उलझा के रखना है। और उसने बहुत सारे कील जैसे चाकू को हमारे हीरो की तरफ फेंक दिया और उसने मन ही मन सोचा कि हर एक तरीके के जाल बिछाने में मजा आता है। वह पूरी तरीके से विश्वास कर रहा था कि इस बार तो वो कामयाब होकर ही रहेगा, पिछली बार की तरह वो और किसी चीज पर बिलीव नहीं करेगा। उसने सोचा कि मैं बस उन्हीं जालों को बिछाने वाला हूँ जिनसे मैं कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुआ, जैसे कि जिंदा नुकीले तार जिनमें बिजलियां बहती हो। और इस बंदे की इस सब करतूतों की वजह से हमारे हीरो के पास स्पेस और भी ज्यादा कम हो चुका था और ये गुंडा अपने ट्रैप से काफी ज्यादा खुश था। उसने सोचा कि अब थोड़ी देर में इसकी तो गेम बच जाने वाला है। गोलम्स इसकी चटनी बना देंगे। और इधर हमारे हीरो को घंटा भी कुछ नहीं पता कि इसके पीठ पीछे चल क्या रहा है और वो तो मगन है इन दोनों बॉस से लड़ने के लिए। वो तो बस ट्राई कर रहा था कि कैसे न कैसे करके उनके आर्मर को तोड़ा जा सके ताकि वो कोर तक पहुंच सके। और इसी वक्त इस टकले ने सोचा कि अब मैंने ज्यादा ट्रैप बिछा लिया, अब आराम से मैं गेम देखूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हीरो को जो कि अपने तलवार को लिए हुए इस टकले के तरफ ही आए जा रहा था। और ये सब देख के इस टकले की तो हालत ही खराब हो गई, उसको बिलीव नहीं हो पा रहा था। तभी हमारा हीरो मुस्कुराया और पूछा कि तुम्हारे खिलौने खत्म हो गए क्या? अभी भी ये टकला सोच रहा था कि ये देख कैसे पा रहा है मेरे को। फिर हमारा हीरो उस टकले से बोलता है कि अब तो तुम नीचे आ ही जाओ, अब ज्यादा छिपने से क्या ही फायदा। तभी हमारा हीरो उसके ही खंजर को उठा के उसके तरफ शूट कर देता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है कि मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? तभी लीडर उस खंजर से बहुत ज्यादा मुश्किल से बचता है और पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तभी हमारा हीरो मुस्कुराते हुए बताता है कि ये मेरी हंटिंग इंस्टिंक्ट है और ये बहुत ज्यादा आम सी टेक्निक है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तभी टकला चिल्लाते हुए बोलता है कि झूठ मत बोलो, कोई लो लेवल की स्किल इतने बड़े थीफ को पकड़ नहीं सकती। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मान लिया अगर ये झूठ भी हुआ तो तुम वो मेरा उखाड़ क्या लोगे? यहाँ से भाग जाओगे तुम दबा के कुत्तों की तरह? हमारे हीरो को इतनी ज्यादा बेइज्जती करता हुआ सुनकर इस टकले का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर आ गया और बोलता है कि तोरा माइक के नहीं छोड़ूंगा और तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन हमारे हीरो को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके अटैक करने का इंतजार करता है और उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। और जैसे ही दोनों की तलवार टकराती है बहुत बड़ी चिंगारी निकलती है एंड इसी के साथ हमारा हीरो तो वहीं पे वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो टकला था वो बहुत ज्यादा दूर तक फेंक आ जाता है। हमारे हीरो ने उस टकले का मजाक उड़ाया और बोला शिवाजी द बॉस, क्यों हिला डाला ना, और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन ये टकला अभी भी गुस्से में है और पूछता है कि तुम सच बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? ये कोई आम सी स्किल से नहीं हो सकता, सच सच बताओ मुझे। लेकिन हमारे हीरो ने सोचा कि मुझे किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है,
खासकर जब मैं झूठ बोल ही नहीं रहा। इसने काफी पहले ही वॉरियर इंस्टिंक्ट स्किल को एक्टिवेट कर दी थी और तो और ये स्किल फाइट के अंदर काफी ज्यादा काम आती है, क्योंकि हमारे हीरो के आसपास कोई भी खतरा होगा तो वो पहले ही इसको भाप लेगी। लेकिन इसका काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसके फेल होने का चांसेस 99% है और नॉर्मल सफलता का चांस 0.9% है और एकदम परफेक्ट वाले का तो 0.1% है। हमारे हीरो ने सिस्टम के मैसेजेस देखे और सोचा कि इस बार भी मेरा किस्मत बस साथ दे दे। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए सोचता है कि इस बार भी मैं लकी ही रहूंगा। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, ग्रेट सक्सेस, यानी कि 0.1% वाला चांस। अब वो खतरे को इजिली के मैदान के अंदर देख सकता है। हीरो के दिमाग में एक छोटा सा मैप खुल गया था जो कि हर एक खतरे को बता रहा था। टकला दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है कि तुम अपने लेवल से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। हमारे हीरो ने भी थैंक यू बोला और उसके अटैक को डिफेंड किया और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही और टकले को अभी भी बिलीव था कि वो ही जीतेगा। टकला हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी एक लो रैंक हंटर हो और मन ही मन सोचता है कि मेरी स्पीड इससे तो काफी ज्यादा तेज होगी और ऐसे ही बहुत ज्यादा अटैक करे जा रहा था और इसी के साथ अपनी बड़ाई करे जा रहा था कि मेरी स्पीड ऐसी है, मैं तलवार ऐसे चलाता हूँ, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा। और लेकिन हाँ, इसकी जो धमकियां थी वो खोखली नहीं थी, क्योंकि हमारे हीरो पर उसने अटैक करके उसके हाथ पर एक बड़ा सा जख्म दे दिया। तभी टकला बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए हो, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इतना बोलते के साथ ही हमारा हीरो को एक चांस मिलता है। वो पीछे जाता है और टकले के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो टकला है उसकी इंस्टिंक्ट भी काफी ज्यादा तेज थी। उसने लास्ट मोमेंट में ही हमारे हीरो के अटैक को देख लिया और इसी के साथ जंप मार के पीछे चला गया और ताना मारता है कि तुम्हारी हालत उतनी ही खराब है जितनी पहले थी। लेकिन हमारा हीरो उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने एक टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस टकले को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा ये सबसे खतरनाक अटैक है ना, क्योंकि उसको पता था कि कैसे पलटवार करना है और उसने बटरफ्लाई डांस स्किल का यूज किया। टेक्निक ने हमारे हीरो को उलझा दिया, क्योंकि अब वो अपने स्किल यूज करके टकले का लोकेशन पता नहीं कर पा रहा और इधर उधर वो अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और सोचता है कि फिर से चूक गया। और तभी टकले को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा जंप लेता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इस बार भी हमारा हीरो उसके अटैक को डिफेंड करने में नाकामयाब रहता है और उसके पैर पे भी एक बड़ा सा कट लग जाता है। हमारा हीरो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उसके मुंह से निकलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी जो गुंडा है वो तो अपने ही एक डेविल से स्माइल करता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे जैसा स्लो हंटर मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और इंसानों से तंग होकर ये गोलम उनके ऊपर लेजर अटैक कर देता है। हमारे हीरो को इस अटैक से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई और जो टकला है वो तो खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, मैं तो जीत रहा हूँ, ये 20वीं मंजिल तो कुछ ज्यादा ही मजेदार है। और दूर जाके अपने तलवार को इधर उधर भाजने लगा और बोला कि 20वीं मंजिल के बॉस से अटैक से बचना तो काफी ज्यादा मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये गोलम एक पैटर्न में काम करता है और ये जानकारी तुमने भी खरीदी थी ना। हमारा हीरो कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप से नेक्स्ट अटैक को डॉच करता है। इन दोनों की लड़ाई दो गोलमों के बीच में हो रही थी जो कि कभी भी हमला कर सकते हैं। तभी हमारे हीरो ने टांगों के अंदर कुछ ज्यादा ही तेज दर्द महसूस किया। क्या इसका लक यहाँ पे काम करना बंद कर रहा है? तभी उसने अपने नजर को नीचे किया तो पाया कि नुकीले कील्स रखे हुए हैं जो कि उसी के खून से सने पड़े हैं। टकला अपने इन चालों से काफी ज्यादा खुश था और बोलता है कि 20th मंजिल पर कोई भी दखल नहीं देने वाला। इसका मतलब मेरी जीत तभी तय हो गई थी जब मैंने इस ऑपरेशन की तैयारी की। चिल्लाते हुए उसने स्कॉर्पियन अटैक को चल दिया। हमारा हीरो अब हारे जा रहा था और उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को डॉच किया और अटैक से हमारा हीरो बच नहीं पाता और डायरेक्ट जाके दीवार से लड़ता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हमारे हीरो को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान जा रही है और उसके हाथ से उसका तलवार भी नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद ही उसकी आंखें दोबारा खुल जाती है और वो देखता है कि वो निहत्था खड़ा है और उसके ऊपर टकला वार करने वाला है और चिल्लाता है कि अब तुम्हारा मौत होने वाला है। और उसे यकीन था कि अब वो इस मैच को जीतने ही वाला है और अपने दोनों तलवारों को लेकर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। और हमें लगता है कि हमारा हीरो अब बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन तभी उसके फेस का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। हमारा हीरो जीभ दिखाते बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था वीर, तू तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। और उसने अपने हाथ का यूज करके एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल ये टकला एक ट्रैप के अंदर कैद हो जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया, वो एक ग्रेविटी ट्रैप के अंदर कैसे फंस गया। हमारा हीरो बोलता है कि तुम तो कुछ समय पहले बोल रहे थे कि तुम जीतोगे, ये वो, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता हमारी फाइट को इंटरप्ट करने के लिए, अब बोलो अब क्या होगा। टकला सोचता है कि मैंने अपने जवान पे काबू ही नहीं किया। फिर हमारा हीरो बोलता है कि जो जानकारी हमारे पास होती है वो सामान्य काम के लिए काम आती है। आखिर कौन सोचता है कि 20th लेवल के बॉस से कोई अकेले लड़ना आ जाएगा, वो भी बिना किसी प्लान के। और टकला कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले ही गोलम आता है और उसको इतना तगड़ा मारता है कि ठाक की टिकी कर दूंगा और उसका कुचुम्बर बना देता है। हमारा हीरो मुश्किल से पीछे की तरफ हट गया। हमारा हीरो टकले को चिढ़ाते
हुए बोलता है कि तुम खुद को चोर बोलते हो लेकिन मेरे एक छोटे से ट्रैप को नहीं पहचान पाए। टकले को हमारे हीरो के बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम एक नॉर्मल बंदे हो तो तुम्हें नॉर्मल तरीके से लड़ना चाहिए था। और भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही गोलम्स आ जाते हैं और उसके मुंह पर एक खतरनाक सा पंच देके मारते हैं। इतने पावरफुल अटैक से वो ग्रेविटी ट्रैप भी टूट जाता है और टकला जमीन पे जाके धड़ाम से लगता है। जमीन पे पड़े हुए मुश्किल से सांस लेते हुए उसने बड़बड़ाया कि बहुत दर्द हो रहा है। 20 फ्लोर के बॉस ने इस टकले को अपने उंगलियों से उठाकर आसमान में लेके गया। अगले ही पल उसको आसमान में ही छोड़ दिया। टकला जमीन पे आके धड़ाम से लड़ा। उसके हाथ बिल्कुल खून से सने हुए थे, कांप रहे थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बदला इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। उसने टूटे फूटे आवाज में बोला कि मैंने कैसे मैंने एक लो लेवल हंटर के ट्रैप को अनदेखा कर दिया। तभी हमारा हीरो बोलता है, जैसा मैंने पहले ही बोला था, वॉरियर इंस्टिंक्ट ने मेरी मदद की। टकला फर्श पे खून की उल्टी करता है और हमारा हीरो जीत के लिए बिल्कुल श्योर था। उसने टकले से बोला कि अपनी एनर्जी को बचाओ, अगर मैं इस बॉस को हराने के बाद जीवित रहा तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन टकला उतना भी कमजोर नहीं था जितना हमें लग रहा था। उसने सांस बटोरी और उठने की कोशिश की और धीरे से बोला कि मुझे धोखा मत दो। ऐसा लगा जैसे किसी इनविजिबल मैन से बात कर रहा हो, लेकिन हमारे हीरो के इंस्टिंक्ट की वजह से उसने इस आवाज को सुन लिया। तभी ये टकला जोर से बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुझे खुद नर्क लेके जाऊंगा। और इसी के साथ उसके पूरे बॉडी के ऊपर बहुत सारे बम लग जाते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारे घटिया हथियारों से ताकतवर तो ये बम है। हमारा हीरो ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो? सच में इस समय ये टकला किसी पागल से कम नहीं था। उसने सिस्टम खोला और यस के ऊपर क्लिक कर दिया। अगले ही पल एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। धमाके का असर और उड़ते हुए पत्थर हमारे हीरो तक भी पहुंच गए। अगले ही पल उसके नीचे की जमीन टूटने लगी, बहुत सारे दरारें आने लगी और वो उस गड्ढे के अंदर गिर गया। बच निकलने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी। तभी वो नीचे जाके जमीन पे गिर गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा था और उसने उसी अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की। उसने देखा कि बहुत ऊंचाई पे थोड़ी सी लाइट की रोशनी है और सोचा कि अब उठने तक की पावर नहीं है मेरे अंदर। उसने थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटे हुए आराम करने का डिसीजन लिया और थोड़ी देर बाद वो बैठा और उसने चारों तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि यहाँ पर एक गुप्त कमरा भी है। मुश्किल से हमारा हीरो इस दर्द से उबर रहा था। तभी एक गोलम नीचे की तरफ कूद जाता है। लगता है इतनी आसानी से एक गोलम हमारे हीरो का पीछा नहीं छोड़ने वाले। तभी हमारा हीरो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। हीरो ने सोचा कि अब मैं फंस चुका हूँ, किस्मत पे भरोसा करके। किस्मत ने मेरी कभी भी साथ नहीं छोड़ी। और तभी वो कमरे को गौर से देखता है। वहाँ पर एक दरार दिखती है, उसके अंदर से वो देखता है तो उसको एक सीढ़ी और एक चमकती हुई चीज नजर आती है। उसने सोचा कि ये क्या है। उसने और गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये एक चमकता हुआ संदूक है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या सच में मैं ये देख पा रहा हूँ? हर एक गुप्त कमरे में एक खजाना तो होता ही है। शायद ये वही रीजन है जिस वजह से वो यहाँ नीचे गिरा है। तब तक दूसरा गोलम भी नीचे की तरफ कूद जाता है। दूसरे गोलम के आने की वजह से जगह बहुत ज्यादा ही छोटी पड़ रही थी और हमारा हीरो सोचता है इतनी तंगी में अब मैं कैसे बचूंगा। ताकत से इन दोनों गोलमों को हराना नामुमकिन है। मुझे अब कोई चालाकी ही करनी पड़ेगी। अब मेरा पूरा यकीन उस बॉक्स पर ही है। उसने फ्लैश की तरह भागना शुरू किया और गोलमों के बीच से छलांग मार के जाने का प्लान किया। उसने पूरी ताकत से जंप लगाया, कंधों से उछल उछल के जाने लगा और पूरी उम्मीद अब उस बॉक्स के अंदर ही थी और अब वो बॉक्स उसके सामने ही थी, जो कि खुलते ही सारा राज खुल जाता है कि ये बॉस आखिर उस बॉक्स के अंदर क्या चीज छिपा के रखे हैं। तभी दूसरे गोलम ने ट्रेजर के सामने लेजर से वार कर दिया। हमारे हीरो को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अटैक सीधा आके उसके पीठ से लगता है और उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और वो अपने मंजिल को पाता पाता रह गया। हमारा हीरो सीधा आके पत्थर से टकराता है और खून की उल्टियां करने लगता है और सोचता है कोई बात नहीं, अभी भी मैं जिंदा हूँ, मेरी अभी तक पसलियां टूटी नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। उसने सिर को ऊपर उठा के देखा कि अभी भी गोलम्स उसके सामने ही थे। तभी एक गोलम हमारे हीरो के ऊपर अपना पैर उठा के अटैक करने वाला था, जिसको देखकर हमारे हीरो की तो लिटरली फट जाती है कि अरे इसकी माँ का, अब तो मैं गया, लगता है मेरा सारा का सारा लक अब यहाँ खत्म होने वाला है। गोलम ने हमारे हीरो के ऊपर अपना पैर रख दिया था, जिसकी वजह से हमारे हीरो की पैर की हड्डियां बिल्कुल टूट गई थी, जिसकी वजह से हमारे हीरो को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अपने हाथ को मुट्ठी बना के जमीन पे मारता है। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को घिसेटता हुआ ट्रेजर के तरफ ले जाने का कोशिश करता है और उसकी तलवार भी ट्रेजर के पास ही गिरी पड़ी थी। वो अपने आप को घिसेटता हुआ ले जा रहा था, लेकिन तभी
तभी गोलम दोबारा से अटैक करने के लिए आता है और हमारे हीरो के पैरों पे दोबारा से अटैक करता है, बिल्कुल कुचल के रख देता है। बहुत ज्यादा घिनौनी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो की तो बिल्कुल रूह कांप जाती है। उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, वो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगा। उसने याद किया कि वो पिछली जिंदगी में 70 सालों तक जिया था, इस बार ये सब कुछ कितना ज्यादा अलग है। लेकिन हमारा हीरो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने एक हाथ से आगे की तरफ जमीन पे घसीटता हुआ ट्रेजर की तरफ जाता रहता है। उसने सोचा कि यही आखिरी मौका है माँ को बचाने का और खुद को भी बचाने का। अपने असहनीय दर्द को छिपाते हुए, अपने आप को हिम्मत देते हुए फाइनली वो ट्रेजर तक पहुंच जाता है। उसने उस बॉक्स को खोल दिया। अचानक से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकली। उसमें से एक निकलती है अंगूठी टाइप की चीज। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमारे हीरो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने उस चीज को हासिल कर लिया, भले ही इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब क्यों नहीं होगी हो। फिर दिखाया जाता है उस कंगन को काफी ज्यादा चमक रहा था और ये गोलम हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। बस कुछ ही सेकंड बचा था। हमारा हीरो उसी वक्त उस कंगन को पकड़ लेता है और सोचता है कि फाइनली मैंने इसको ले लिया, इसका मतलब कि अब मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। किस्मत अभी भी मेरे साथ है। ये ब्रेसलेट ऑफ चेंजेबिलिटी था, एक बहुत ज्यादा ही रेयर आइटम जो कि पहनने वाले को किसी भी स्थान तक टेलीपोर्ट कर सकती है। इस चीज को पढ़ने के बाद हमारे हीरो को यकीन हो गया था कि ये चीज उसकी जान बचा सकती है। तभी ये गोलम हमारे हीरो के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। उसका पैर हमारे हीरो को कुचलने वाला ही था, लेकिन तभी हमारा हीरो उस कंगन को ट्राई करता है एक्टिवेट करने का। लेकिन इसका एक्टिवेट होने का चांस बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि हमारे हीरो का क्लास डिफरेंट है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स बीतते जाते हैं हमारे हीरो का चांस बढ़ता ही जाता है और जैसे ही गोलम उसको कुचलने वाला था उसी सेकंड उसका लक काम करता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और जहां पर हमारा हीरो था वहां पर इस गोलम का पैर आके गिर जाता है। तभी ब्रेसलेट से एक अजीब सी आवाज आई और हमारा हीरो गोलम के पीछे टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने सीधे अपने स्वॉर्ड से उस गोलम के दिल के अंदर वार कर दिया। अब उसके जीतने का चांस कंफर्म लग रहा था। तभी गोलम ने लेजर बीम से अटैक करने की कोशिश की और उसको समझ ही नहीं आया कि अटैक कौन कर रहा है और ये लेजर सीधे जाके दूसरे गोलम के दिल को चीर देती है। हालांकि दूसरा गोलम बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन अभी तक वो नष्ट नहीं हुआ था और हमारे हीरो ने हार मानने की तो ठानी ही नहीं थी। उसने एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह पहुंच गया। हमारा हीरो पहले गोलम का काम तमाम करना चाहता था और उसके दिल के पास जाने लगा। तभी गोलम उठने के ट्राई करता है, जिससे हमारे हीरो का कंट्रोल खो जाता है और वो गिरने ही वाला था। तभी दूसरा बॉस भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो अटैक करने ही वाला था। तभी हमारे हीरो ने ब्रेसलेट का यूज किया और उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उस गोलम के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी वो गोलम पीछे मुड़ता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक करके उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो बहुत जल्दी अपने ब्रेसलेट का यूज करके दोबारा टेलीपोर्ट कर लेता है। हमारा हीरो सोचता है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और उस गोलम पे अटैक करने वाला था। दूसरा गोलम सोचता है कि कोई तो है जो उसके प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने बचाव में अटैक करने लगता है। लेकिन वो कितना भी फास्ट हो, हमारा हीरो उससे काफी ज्यादा फास्ट था। वो एक से दूसरे पे टेलीपोर्ट हो ही जा रहा था और हर बार थोड़ा थोड़ा करके बैरियर को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से दोनों गोलमों का कोर थोड़ा थोड़ा टूट चुका था, लेकिन अभी पूरी तरीके से टूटे नहीं थे। तो हमारा हीरो सोचता है अब वक्त बर्बाद करने से अच्छा है मुझे अब ये करना ही पड़ेगा एंड उसका दोबारा से अपने ब्रेसलेट का यूज करता है और उन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में जाके एक टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों मॉन्स्टर अपने अपने पंजे लेकर आते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए। लेकिन उसी सेकंड हमारा हीरो दोबारा से टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों मॉन्स्टर अपने आप को ही दबा कर लेते और एक दूसरे के कोर पर ही अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज आती है। लेकिन देखने में पता चलता है कि अभी भी इन दोनों का कोर नहीं टूटा है, जिसको देखने के बाद हमारा हीरो दोबारा से अपनी स्किल का यूज करता है और इस बार बीस्टिंग स्किल का यूज करके उसके कोर पर अटैक करता है, जिसके वजह से वो कोर पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर वो दूसरे गोलम की तरफ चला गया और अपने स्वॉर्ड स्किल का यूज किया स्टॉर्म ऑफ स्ट्राइक। ये अटैक इतना ज्यादा सटीक और पावरफुल था कि दूसरे गोलम का कोर भी टूट गया। दोनों मॉन्स्टर मारे जा चुके थे और हमारे हीरो की एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी, जिसके वजह से वो हवा में ही गिरने लगता है और वो सोचता है कि मैं अपने स्किल का यूज करूं ताकि मैं कहीं आराम से जाके लैंड करूं। लेकिन उस ब्रेसलेट की लिमिट अब कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके वजह से वो जमीन में सीधा जाके धड़ाम से गिरता है। हमारे हीरो ने 20th फ्लोर के दो गोलम को एक साथ मार के हरा दिया है और इसी के साथ उसके सामने दो एलेक्सर दिखते हैं, लेजेंडरी एलेक्सर। लेकिन हमारे हीरो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी अब आंखें धुंधली हो रही थी। तभी उसने एक एलेक्सर को पकड़ा और उसका ढक्कन खोल के सीधा पी गया। एक घूंट में पूरा का पूरा पी गया। जैसे लास्ट बूंद भी खत्म हो वैसे ही मैजिक स्टार्ट हो गया। हमारे हीरो के चारों तरफ ग्रीन कलर की एनर्जी आने लगती है, जिसके वजह से एक रियल मैजिक स्टार्ट होता है। उसकी पूरे के पूरे टांग ठीक होने लगते हैं मैजिकली तरीके से। उसके बॉडी के छोटे से छोटे खरोच तक ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि फटे चिटे कपड़े भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नए दिखने लगते हैं। फाइनली ये अब खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये अब दोबारा फाइट के लिए तैयार है। अब सब कुछ ठीक हो रहा था, वो बिल्कुल जिंदा है। अब वो अपनी माँ के लिए
एलेक्सर ले सकता है। हमारे हीरो को 3 टाइटल भी मिले, सर्वाइवर जो डिफेंस +10 देता है, स्लेयर्स ऑफ 2 जाइंट जो स्टेटस 20 से बढ़ाता है, और आर्बिटर ऑफ लॉ जिससे डिक्टेटर 20+ मिलती है। थोड़ी देर बाद हमारे हीरो ने अपनी इन्वेंट्री चेक की और उसे बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि उसका योजना सफल हुआ और उसके पास फाइनली एलेक्सर आ चुका है। अब बस यहाँ से निकलने की ही देर है। कुछ सेकंड में ही वापस से हॉल के अंदर पहुंच गया। वहाँ पर उसे टकले की इनविजिबल करने वाली क्लॉथ मिली जिसे उसने उठा लिया एंड उस क्लॉथ को लेकर ही वहाँ से निकलने लगा। गेट खोला और अपने घर की तरफ चला गया। डंजन से बाहर निकलते ही वो डायरेक्ट गिल्ड गया और सब कुछ वहाँ पर बता दिया। और डेस्क पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ये सब कुछ सुनकर और देखकर बिल्कुल डर गई और अपने मैनेजर को बुलाने चली गई। उम्मीद के हिसाब से इस घटना ने काफी ज्यादा हलचल मचा दी और इस मैनेजर ने हमारे हीरो से छोटा सा इंटरव्यू के लिए बोला, लेकिन हमारे हीरो के भी कुछ अलग ही प्लान थे, इसलिए उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और बोला कि हम इंटरव्यू बाद में भी ले सकते हैं, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। गिल्ड से बाहर निकलते ही वो दौड़ पड़ा। रास्ते में हर कोई उसे ही देख रहा था। आखिर खबरें जो फैल चुकी थी, वो लड़का जिसने 20वीं मंजिल के दो बॉस को एक साथ हरा दिया हो, वो बंदा जो उनके सामने से जा रहा था। और हमारे हीरो को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी फैमिली से मतलब है। हमारे हीरो ने उस प्रीसियस मेडिसिन को पा लिया है जो उसकी मदर की हेल्थ को ठीक कर सकती है। कुछ समय बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सभी चीजों का जांच कर रहा था। हमारा हीरो और उसकी छोटी बहन रिपोर्ट के आने का बहुत ज्यादा बेताबी से इंतजार कर रही थी। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, बधाई हो मिस यूकी, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इसे सुनकर कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर भी हैरान था कि इस दवाई का असर कितना ज्यादा असरदार है। नोआमी ने मम्मी को गले से लगा लिया। मम्मा ने हमारे हीरो का हाथ थाम लिया और नम आंखों से बोला कि बेटा जो तुमने मेरे लिए किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारे हीरो ने आंसुओं को मुश्किल से रोकते हुए कहा, माँ आखिरकार ये आपके ही परवरिश का नतीजा है। आखिरकार हमारे हीरो ने इस बात को बोल ही दिया और इस बात को सुनकर ये छोटी बहन भी इमोशनल हो जाती है। तभी उसने नाक सिकोड़ते हुए बोला कि ये सब तुम घर पे भी कह सकते थे, डॉक्टर के सामने तमाशा क्यों करना। हमारे हीरो ने शर्मा के सर को खुजाया और शायद बहन सही कह रही थी। नौमी ने अपने आंखों को पोंछते हुए सोचा कि हमारे हीरो ने इतने सालों में अपने नाक से आगे देखना नहीं सीखा। तभी दुनिया एकदम से फ्रीज हो गई, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सा हो गया। खिड़की से उनके परिवार को कोई देख रहा था। उसी समय खिड़की खुली और एक बंदे का पैर कमरे के अंदर आया। उस अनजान बंदे ने सोचा कि कितनी दुख की बात है कि मुझे इतने सच्चे और अच्छे लोगों को मारना पड़ेगा। सुनहरे बालों वाला बंदा चमचमाते हुए कपड़ों के साथ घर के अंदर एंट्री लिया। उसने निराशा के साथ कहा कि भले ही ये काम अस्पताल के अंदर हो रहा हो, पर सच्चाई नहीं बदलती। उसके शब्द जैसे हवा में गूंज उठे। डॉक्टर भी कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिश हमेशा पूरी कामयाब नहीं होती। उसके बाद मौत के कारण कोई भी परिवार ज्यादा छानबीन नहीं करेगा, कागजों पर बस ये हार्ट अटैक होगा। तभी सुनहरे बालों वाला बंदा अपनी मुट्ठी बनाकर नोआमी के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी हमारे हीरो ने उसके वार को रोक लिया। सुनहरे बालों वाला बंदा ये सब कुछ देखकर चौंक गया कि इसने मेरा अटैक कैसे रोक लिया। तभी हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कर रहा है बे। लेकिन सुनहरे बालों वाले बंदों ने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि वो किसी और बात से ही हैरान था, ये लड़का आखिरकार चल कैसे रहा है। तभी हमारे हीरो को कुछ याद आया, कहीं ये वही आदमी तो नहीं, हमारे हीरो ने इसे पहले कहीं देखा था। यही तो था हीरो जिसे दुनिया का रक्षक कहा जाता है। तभी एडवेंचरस लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर इसकी कहानियां सभी को सुनाई जाती है। हमारे हीरो की आंखें अब धोखा नहीं खा रही थी, सचमुच ये वही था। ये आदमी था ओमाया कुशिमारी दो। उसने एक अजीब सा बैच दिखा के उसने साबित कर दिया कि ये वाकई हीरो है। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप करके थोड़ा सा सपोर्ट दें ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा हाइप मिल सके और व्यूज अच्छे आए। हमारा हीरो इसको देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार एक हीरो ऐसा क्यों कर रहा है। उमाया ने उसकी बात काट दी। अब सवाल पूछने की बारी उसकी थी, यूकीटो नथिंगनेस में कैसे हिल पा रहा है। आखिर ये शक्ति बस उनको मिलती है जो मौत को चख चुके हो। इसका मतलब साफ था, यानी कि यूकीटो भी रिबॉर्न हो चुका है। अगर ये सुनहरे बालों वाला बंदा इतना पक्का है यानी कि वो भी रिबॉर्न हो चुका होगा। ये वाकई बात सच था क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। माया ने हमारे हीरो को सच्चाई बतानी चाहिए। उसने बताया कि दुनिया के अंत के खतरों को मिटाने के लिए आया है। यूकीटो ने गुस्से से पूछा कि मेरी बहन का इससे क्या लेना देना। उमाया ने उसे बताया कि नोमी एक्चुअल में एक फैक्टर है, नकारात्मक प्रभाव जो कि इन फ्यूचर अपने हस्बैंड पे डालने वाली है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या मतलब फ्यूचर में। वो बंदा हमारे लिए इन फ्यूचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी शादी टूटना ही बहुत बड़ी तबाही का कारण बनेगा। येलो बालों वालों को उम्मीद थी कि हमारा हीरो इसकी बात को समझेगा और उसको साथ देगा, लेकिन हमारा हीरो उल्टा और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये टाइमलाइन पिछले जैसी नहीं है, मैंने अपनी माँ को ठीक कर दिया है, इसलिए नोमी को अस्पताल का बिल भरने के लिए नाइट क्लब में काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसकी मुलाकात फ्यूचर वाले हस्बैंड से होगी, इसलिए नोमी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन येलो बालों वाला बंदा अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो थ्योरी से ज्यादा रियलिटी में विश्वास करता है। यूकीटो ने चेतावनी दी कि वो अपनी बहन को छूने नहीं देगा। ओयामा खुद भी दुखी था, वो किसी को मारना नहीं चाहता। आखिर वो बस इंसानों की मदद करना चाहता था एक बलिदान के बदले।
क्या ये गलत है? यूकिटो पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। येलो ने एक गहरी सांसें ली और बोला कि तो क्यों ना हम एक लड़ाई कर लें जिससे तेरी ताकत साबित हो सके। हमारे हीरो को समझ नहीं आया आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहता है। येलो को मालूम था ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर को इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। येलो ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि मैं एक न्यू अवेकन बंदे से कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहा हूँ, और सच यही था कि वो यूकिटो से काफी ज्यादा लेवल में आ गया है। अभी स्क्रीन पर उसकी स्टैट्स दिखी और उसको देखकर यूकिटो बिल्कुल शॉक रह गया कि ये बंदा आखिरकार इतनी सारी पावर लाया कहाँ से है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और कहने को अब कुछ बाकी था ही नहीं, सच बिल्कुल सामने था। अगर तुझ में ताकत नहीं तो तू किसी को बचा ही नहीं सकता, ना ये दुनिया और ना ही अपनों को। यही सच्चाई हर एक रिबॉर्न ने झेली है। अब फैसला करने का वक्त था, या उमाया उसकी बहन को अभी मार दे या फिर यूकिटो उसकी चुनौती मान ले। और यूकिटो सोच में पड़ गया, क्या चेंज एबिलिटी ब्रेसलेट से वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा डर में ही रहेगा, हर समय अपनी बहन को बचाने की चिंता में रहेगा। नहीं, मुझे यहीं पे लड़ना होगा इससे, इसकी चुनौती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ। येलो बालों वाला मुस्कुराया और बोला कि मुझे मालूम था तुम सही चुनाव करोगे, घबराओ मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला, बस तुम्हें 10 मिनट तक मेरे वार से बचना है। अगर बच गए तो जीत तुम्हारी होगी। तो यूकिटो सोचने लगा क्या ये गेम यहीं से शुरू होगी। तो येलो बालों वाला बोलता है कि नहीं, इस बेरंग हॉस्पिटल को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कहीं और चलते हैं। एंड उसके बाद खिड़की से कूद जाता है और गिरते हुए यूकिटो को इशारा किया। हमारे हीरो ने भी चारों ओर देखा और सोच लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, बहन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, मन ही मन सोचता है और येलो बालों वालों के पीछे कूद जाता है खिड़की से। कुछ समय बाद दोनों हॉस्पिटल के पार्क में पहुंच गए और हमारे हीरो को पता था कि ये येलो बालों वाला मेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाला। उमाया ने मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे तुम्हारा ये जज्बा पसंद है, अगर तुम जोर देते हो तो ये आसान लड़ाई नहीं होने वाली। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई जिससे आसमान में बहुत सारे रूइन अपीयर हो जाते हैं। ये सारे दुनिया के तत्वों के प्रतीक थे। अगले ही पल आग, पानी और न जाने कौन कौन से तत्व यूकिटो पर टूट पड़े। यूकिटो को हैरानी हुई कि इस बंदे ने बिना किसी वार्निंग के इतने सारे ताकतवर अटैक उसके ऊपर सीधे कर दिए। उसने लड़के को संभलने तक का मौका नहीं दिया और उमाया फिर मुस्कुराया और बोला कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद वो उसने अपने 2 और क्लोन बुला लिए। यूकिटो को उम्मीद नहीं होता कि इसके पास डबल गैंगर जैसी स्किल भी है। शायद ये आदमी हमेशा दुश्मनों से घिरा रहने का आदी था। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ये अकेले कर लोगे? उसके बाद हमारा हीरो अपना इन्वेंट्री ओपन करता है। उसने भी रिप्लेसमेंट डॉल निकाले और अब हर दुश्मन के पास अलग अलग एम था। पहली फाइट तो काफी ज्यादा कमजोर थी क्योंकि एक ही अटैक में हमारे हीरो का पोतला खत्म। उमाया को उम्मीद थी कि हमारा हीरो समझेगा कि बस रक्षा करने से कोई भी जीत नहीं मिलती। यूकिटो इस बात को समझ गया और इसके बाद अगेन अपनी वही पुरानी टेक्निक का यूज करता है, यानी एक लकड़ी जिसके ऊपर काफी सारे फ्लावर्स हैं जिससे वो खतरनाक से स्किल को अपीयर करा सकता है। फिर उसने सबसे खतरनाक अटैक तैयार की। हमारे हीरो को बस थोड़ा सा टाइम निकालना था और उसने अपने अटैक को हीरो के तरफ तान दिया। आसमान से जलता हुआ मीटरोइड आके टकरा गया। धमाका इतना खतरनाक था कि भरोसा नहीं हो रहा था और हमारे हीरो का बस एम है कि थोड़ी देर और रोक सके उसको। तभी हमारे हीरो ने येलो की आवाज सुनी जो कि हालात को समझ चुका था। ये लड़के का रिबर्थ गिफ्ट है, उमाया ने बोला। अगर मेरा गिफ्ट नथिंगनेस है तो तुम्हारा पक्का लक होगा। येलो ने डबल गैंगर को बलि चढ़ाकर अपने आप को बचा लिया था। तुम मुझे पूरी तरीके से देख सकते हो। तो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो ये येलो वाला मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने बस तुम्हारी पिछली कामयाबियों से तुम्हारा नतीजा निकाला। हमारे हीरो को ये सब सुनकर सरप्राइज नहीं हुआ, पर लक के भरोसे इतनी उपलब्धियां, किस्मत भी उतनी ही जरूरी है जितनी ताकत और बुद्धिमत्ता। लेकिन सिर्फ लक पर निर्भर रहना ये एक मूर्खता है। माया ने और भी मैजिक रियून्स बुलाए। वो हमारे हीरो को दिखाना चाहता था कि लापरवाही से काम करना कितना ज्यादा खराब हो सकता है। अचानक पानी, आग, धरती और हरे रंग की एलिमेंटल्स अपीयर हो गई। हमारे हीरो ने हामी भरी और बोला कि हाँ, सिर्फ लक पर भरोसा काफी नहीं। पर तभी उसने उमाया का स्टेटस देखा जिसमें लक काफी कम था। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। थोड़ा डर भी लग रहा था कि बिना संकोच वो ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो ये सब कुछ करेगा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने भी इसे कभी छोड़ा नहीं। येलो बालों वालों ने हमारे हीरो की तरफ अटैक करते हुए बोला, क्या तुम तैयार हो? एंड उसी के साथ काफी सारे लाइट हमारे हीरो के ऊपर टूट पड़े। आग का एलिमेंटल हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और पानी वाला भी। लेकिन हमारे हीरो के पास भी प्लान था। उसने अपनी बुरी किस्मत को ही आजमाने का ट्रस्ट सोचा और इसी के साथ अपनी इन्वेंट्री ओपन किया और टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट पहन लिया। रिस्ट बैंड एक्टिवेटेड, कनेक्शन सफल रहा। भले ही उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस या कुछ खास क्लास ना हो, लेकिन लक हमेशा उसके साथ थी। हमारा हीरो पल में ही गायब हो गया और काफी ज्यादा दूर शहर के बीचों बीच नथिंगनेस में हमारा हीरो अपीयर हुआ, ठीक उसी जगह जहाँ पर उसे होना चाहिए था। लेकिन उसी समय वहाँ पर उमाया भी आ जाता है जिसको देखकर हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है और वो
उमाया बोलता है कि ओ तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट भी है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी उड़ने की एबिलिटी है। हमारे हीरो ने कार से नीचे आते हुए माफी मांगी और बोला कि मैं यहाँ से लड़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आखिर तुमने मुझे चैलेंज किया है तो मैं भी तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। एक हीरो मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, है ना? येलो ने बोला कि हाँ, दिलचस्प ख्याल है। मैं भीड़ में तबाही नहीं मचाऊंगा। और इसी के साथ सारे एलिमेंटल वापस चले गए और तलवार भी किसी काम की नहीं। लेकिन उमाया रुकेगा नहीं, वो किसी भी हाल में यूकिटो को हरा कर रखेगा। फिर हमारा हीरो भी अपने तलवार को अंदर रख लेता है। उसने ढाल ली और बोला कि अब यही बस काफी रहेगा। उसने सोचा और ढाल लेकर तैयार हो गया। ये मंजर देखकर येल्लो को पुरानी लड़ाइयाँ याद आ गई। ये सोचते हुए उसने गोल्डन कलर के स्वॉर्ड अटैक कर दिया जो कि हमारे हीरो को फॉलो कर रही थी। हमारे हीरो ने अपनी रफ्तार दिखाई और एक गली के अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन भाला फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और हमारे हीरो ने सही मौके पर उस भाले की दिशा मोड़ दिया जो कि सीधा जाके एक गैस पाइप के अंदर घुस जाता है। उमाया फिर अपने किस्से सुनाने में खो गया, किस तरह उसने मानव रूपी राक्षसों से लड़ाई की या फिर गली के गुंडों को सबक सिखाया। और आज भी ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इधर हमारे हीरो ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने बातों में हीरो को फंसाने की सोची, फिर गहरी सांस ली और उससे बातें करता रहा। और उसने भी अपने बीती जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया, कैसे उसने अपना ज्यादातर वक्त डंजन्स में ही बिताया था, इसलिए शहर बस उसके लिए खाना जुटाने की जगह बन गई थी। इसी वजह से उसको अपनी पिछली लाइफ के बारे में भी ज्यादा यादें नहीं थी। उमाया को ऐसी बातें सुनकर दुख हुआ। आखिर वो पूरे मन से चाहता था कि कोई मिले जिसने उसी की तरह सब कुछ झेला हो, लेकिन यूकिटो की तो कोई इच्छा ही नहीं थी पुरानी जिंदगी की बोझ उठाने का। उसकी पुरानी जिंदगी कीड़े जैसी थी जो बेरहम धरती पर रेंगने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला। इसी के साथ उमाया ने एक काफी जबरदस्त लात देकर मारा जिससे हमारा हीरो काफी पीछे जाके फेंका जाता है, लेकिन फिर भी खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं वही हूँ जिसे तंग जगह ही खुशी देती है। येलो बालों वाला बंदा गुस्से में कांप उठा और बोला, क्या मैं सच में एक डरपोक से बात कर रहा हूँ? हमारे हीरो ने जमीन से एक स्केट उठाई, उसके ऊपर राइड करते हुए भागना शुरू कर दिया, भले ही कोई भी बंदा कुछ भी सोचे। येलो बालों वाले ने सोचा कि हीरो दोबारा से भागने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात उसको बहुत ज्यादा तंग कर रही है। आखिर उसने बोला था कि वो अपनी काबिलियत साबित करेगा, लेकिन ये तो कायरो की तरफ भागे जा रहा है, ये किसी को भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हमारे हीरो के रास्ते में एक अड़चन आ गई। उसने फुर्ती से स्केट को छोड़ा और एक साइड की गली में चला गया। माया ने पंच बनाते हुए बोला कि अगर तू बस इतना ही कर सकता है तो ये लड़ाई यहीं पर खत्म। वो अपनी सबसे ताकतवर फिस्ट मारने से बस एक कदम दूर था। हमारे हीरो ने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और उसे एक खंबा दिखता है। अगर ये बंदा यही सोचता है तो ये है सही मौका एक अच्छा कदम उठाने का। वो तेजी से उस खंबे की तरफ गया और एक लात देकर मारा। उमाया कुछ समझ नहीं पाया और खंबा टूटने लगा और नीचे की तरफ गिरने लगा। हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए बोला, वक्त है असली खेल का। और येलो बाले वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में पहली बार उलझन और डर एक साथ नजर आया। उसने देखा कि एक कार पीछे की तरफ से सीधे उसी की तरफ आ रही थी। उमाया ने हमारे हीरो की रणनीति भांप ली थी। हमारे हीरो ने उसको फंसाने की पूरी रणनीति चल रखी है। हमारे हीरो ने इस मंजर को देखते हुए ताली बजाई और बोला कि सब कुछ मैंने पहले से सोच रखा था। हीरो को निर्दोष लोगों की हिफाजत करनी थी और उसने वही किया। खंभों को हाथों से पकड़कर उसने नीचे टकाते हुए बोला, ये तो साफ था लेकिन उसने मान लिया। तुमने मुझे चौंका दिया लड़के। यूकिटो मुस्कुराया और बोला कि अगर सच में साफ था तो तुम्हें उन्हें बचाना भी पड़ेगा। माया का चेहरा देखकर ऐसा लगा कि ये मोड़ उसे पूरी तरीके से चौंका दिया है। कटे हुए बिजली के तारों में चिंगारियां दौड़ने लगी। खतरे की घंटी बज चुकी थी। सिस्टम टूट रहा था। तो गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप करके थोड़ा सा सपोर्ट दें ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा हाइप मिल सके और व्यूज अच्छे आए। चारों तरफ बिजली के करंट बह रहे थे, कोई वक्त नहीं बचा था। पीछे जोरदार धमाका हुआ। येलो ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो तेजी से दौड़ा। सड़कों पर लपटें फैल चुकी थी। आसपास की सारी चीजें आग में डूबती जा रही थी। उमाया ने अपने स्पिरिट्स को आग बुझाने का काम दिया। वाटर की पावर रखने वाली वाटर स्पिरिट तुरंत आगे बढ़ी। तब तक यूकिटो मजे से सब कुछ देख रहा था। और पानी चाहिए, वो चिल्लाया। आग तेजी से सड़कों पर फैल रही थी। पेड़ पौधे जल रहे थे। रास्तों पर दरारें पड़ने लगी। गाड़ियां भी डैमेज हो रही थी। तपती जमीन फटकर रोड के बीचों बीच गहरी खाई बन गई। सब कुछ उसमें समाता जा रहा था जिसकी वजह से उमाया अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने चिल्लाते हुए बोला, तेरी माँ का तूने मजाक बना के रख रखा है क्या? उसने फिर अपने स्पिरिट्स को और एक्टिवेट किए और उनको ऑर्डर दिया कि जाके सारे सिचुएशन को कंट्रोल में लाओ। और वो खुद भी चला गया सिचुएशन संभालने के लिए। येलो स्पिरिट ने सबसे पहले एक लड़की को बचाया जो कि खाई में गिर रही थी। एयर स्पिरिट ने अपनी जादू से कारों को हवा में उड़ा दिया। स्पिरिट सब कुछ बचाने में लगे पड़े थे। तब यूकिटो भी नजदीक आया। वो हीरो के पीछे खड़ा हुआ और मुस्कुरा के बोला, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। येलो ने गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मैं वो तबाही संभाल रहा हूँ जो तुम्हारी वजह से हुई है। उसे पूरा यकीन था कि ये लड़का उसको कोई भी नुकसान
नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर यूकिटो ने चुपचाप से स्टेटस खोली क्योंकि उसे उमाया को और भी चौंकाना था। उसने बोला कि शायद मैं तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हालात तो पैदा कर सकता हूँ। इतना बोलने के बाद उसने शील्ड से हमला किया। उमायू अपना कंट्रोल खो बैठा। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी धोखेबाजी की। इतने चमचमाते कपड़ों, आर्मर और फ्लैक्स के साथ भी वो जाके नाली के अंदर गिरा। हमारे हीरो ने बोला ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि वर्ल्ड का हीरो जो कि बहुत ज्यादा सुंदर और कपड़े अच्छे पहनता है, आर्मर भी उस पर अच्छे है, लेकिन वो इस समय नाले में पड़ा है। हमारा हीरो भी खुश था कि अब इस सुनहरे बाल वाले हीरो की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। उसको अब पता चल रहा होगा कि नीचे गिरना किसे कहते हैं। उमाया के नीचे गिरते समय चेहरे पर बस डर और निराशा थी। अब उसके पास इस अपमान से बचने का कोई तरीका नहीं था। वो गटर के अंदर कंधों तक धंसा पड़ा था। ताकाहाशी ने फूलों से सजे हुए डंडे को येल्लो के तरफ ताना और बोला मेरा अभी पूरा नहीं हुआ। तो येल्लो बोला कि भाई मैं अब थक चुका हूँ, रहने दे भाई, छोड़ दे। फिर उसने दोनों हाथ उठाए और बोला कि मैं हार मानता हूँ। उसने ताकाहाशी को जीता हुआ मान लिया। थोड़ी देर बाद सारी आग को बुझा दिया गया और सभी घायलों को बचा लिया गया और फिर ये दोनों एक ट्रक के ऊपर बैठ गए और येल्लो की बॉडी से गटर का पानी निकल रहा था और बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। फिर उसने बोला हमारे हीरो से मेरे घटिया स्वभाव की वजह से मैं अक्सर ऐसी सिचुएशन में पहुंचता हूँ। मुझे पता था कि हमारे मुकाबले में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा शर्मनाक हार की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने स्वीकार किया कि ये सबसे ज्यादा हार्ड सिचुएशन थी उसके लिए अभी तक की। अब उमाया अपने ही मुंह से खुद की बड़ाई नहीं कर रहा था। वो इम्प्रेस था हमारे हीरो की चतुराई की वजह से। उसने हीरो को उस पुराने हादसे की याद दिलाई जिसने उसके मन में दुखी यादें भर दी थी। येल्लो की यादों में एक खौफनाक मंजर उभरा जिसमें एक ऊंची बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली चीज जो उसे याद आई वो जमीन पे पड़ा हुआ फूलों का गुलदस्ता और खाना था। खुद यूको घुटने फोल्ड कर बैठा था, आंखें बंद थी और वो अपनी वाइफ को याद कर रहा था। ये सारी घटनाएं उसको बहुत ज्यादा दुख दे रही थी, लेकिन उन्हीं यादों ने ये लड़ाई जीतने में इसकी हेल्प की। फिर यादों से बाहर आते हुए उसने बोला अब बताओ, मैंने तुम्हें साबित कर दिया ना जो कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को रोक सकता हूँ। ताकाहाशी ने येल्लो से पूछा। येल्लो ने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए ट्रक से कूदा और बोला कि मैं तुम्हें उसके साथ कुछ वक्त बिताने दूंगा। यूको को येल्लो की ये बात पसंद नहीं आई। येल्लो ने स्ट्रेच करते हुए बोला कि अब बुलावे का वर्ल्ड खत्म होने वाला है, फिर मुझे हमारे इस फाइट के सारे चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। येल्लो का इशारा उस गड्ढे के तरफ था जो रोड के बीचों बीच बन गया था। उमाया ने हाथ हिलाते हुए बोला कि मुझे अब अस्पताल पहुंचना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस कर्ज का सामना करो। हमारे हीरो को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये येल्लो कहना क्या चाहता है। हीरो के चेहरे के हाव भाव देखकर येल्लो खुद भी चौंक गया। तुम्हें सच में नहीं पता कि इस कर्ज की वजह से उस हॉस्पिटल में वो सिचुएशन पैदा हुई? उमाया ने पूछा और यूको ने जवाब दिया ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इस जवाब पर येल्लो ने एक अजीब सी जवाब दी। उसे लगा यूको मजाक कर रहा है और उमाया बोला ये मजाक अच्छा नहीं है। लेकिन हमारा हीरो हाथ फोल्ड करते हुए खड़ा हो गया। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो बोलता है कि तुम्हें सच में इस डिजास्टर के बारे में कुछ पता नहीं? उमाया ने कंफ्यूज होते हुए बोला कि ये लड़का कैसे उन आग और टूटी सड़कों के बारे में भूल सकता है। हमारा हीरो बोलता है देखो मैंने अपनी पूरी जिंदगी डेंजर्स में ही बिताई, 10 साल तक बस स्लाइम मारता रहा। उमाया को अब समझ आ चुका था कि हमारा हीरो सब कुछ याद नहीं रखता। हमारे हीरो ने हाथ फैलाया और बोला कि यही सच्चाई है और लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। ये बात सुनकर येल्लो बिल्कुल शॉक हो गया। उसकी नजरें नीचे चली गई और वो अपनी जूतों को ही देखता रहा। फिर येल्लो ने बोला कि अब सब कुछ समझाने का वक्त नहीं रहा। आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि अब बुलावे का वक्त आ रहा है और बोला कि अस्पताल के तय खाने में मोड़ के वहाँ पर पहुंच जाओ। जब पहुंचोगे तो सब समझ जाओगे। उमाया ने कहा। हमारा हीरो चौंका और बोला कि मैं क्यों करूँ ये, तुम्हारी बातें क्यों मानूं? येल्लो ने बोला कि मैं भी अपनी तरफ से सच जानने की कोशिश करूंगा, मगर हो सकता है कि मैं ये कर ना पाऊं। और वो ताकाहाशी से दूर चला गया और कंधों पर हाथ फेरते हुए बोला कि अगर कुछ नहीं किया गया तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं। येल्लो के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हमारा हीरो उलझन में पड़ गया। वो कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन येल्लो एक खतरनाक सी उड़ान भरकर हवा में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि मैं वापस से अस्पताल में चला जाऊं। हीरो ने सोचा और उसने अपनी चेंज एबिलिटी ब्रेसलेट को छुआ ताकि माँ और बहन के पास जल्दी पहुंचा जा सके। हमारा हीरो सही टाइम पर पहुंच गया क्योंकि अगले ही पल वॉइड गायब होना शुरू हो गया। जब जादू का असर खत्म हुआ तो सारे लोग सामान्य तरफ से चलने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ समय पहले यहाँ पर सड़कों पर सबसे खतरनाक लोग फाइट कर रहे थे। हीरो राइट टाइम पर अस्पताल में पहुंच गया था, इसलिए किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा हीरो कुछ समय के लिए गायब था। डॉक्टर ने उसकी माँ को नियमित जांच की सलाह दी। यूकी अपनी कुर्सी से उठी और डॉक्टर को भरोसा दिलाया कि वो इस सलाह पर अमल करेगी और बहुत ज्यादा खुश थी इतने अच्छे न्यूज सुनकर। हमारा हीरो मुस्कुराया और उसने सोचा कि ये अच्छी बात है कि मैंने उस एलेक्जर को माँ को लाकर दे दिया। हीरो ने तिरछी नजर से पूरे कमरे को जांच किया। एडवेंचर की चेतावनी याद आई, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो सकता है। ये चेतावनी सुनकर हीरो ने तय किया कि उसे येल्लो की बात की सच्चाई परखनी होगी। वो ऑफिस से बाहर निकला, कुछ कदम चलकर दरवाजे तक पहुंचा और उसका हैंडल पकड़ा।
एक बात मैं जानता हूँ, हमें इस अस्पताल में नहीं रुकना चाहिए, ताकाहाशी ने सोचा। हीरो पूरी तरीके से तय कर चुका था, उसे माँ और बहन को अस्पताल से निकालना ही होगा। वे लोग जब गलियारे में पहुंचे तो नोमी बोली, मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। माँ ने सलाह दिया कि घर जाते वक्त हमें किसी कैफे में रुककर खाना खाना चाहिए। वो अपने चमत्कार तरीके से ठीक होने का जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन हमारे हीरो ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं खुद आप सभी के लिए खाना बनाऊंगा। बहन को ताज्जुब हुआ कि उसका बड़ा भाई सबके लिए खाना बनाएगा, ये घर में बहुत ज्यादा रेयर होता है। हीरो मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, बस मेरी एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे बिना ही दुकान से सारी चीजें ले आओगी? माँ ने कहा, अगर यूकिटो हम सभी को दावत देना चाहता है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। नोमी ने भी हाँ बोल दिया। दोनों माँ बेटी बाहर निकलते वक्त ये चर्चा कर रहे थे कि हमारा हीरो उनके लिए कौन सी डिश बनाएगा। हीरो वहीं खड़ा होकर इंतजार करता रहा जब तक उसका परिवार अस्पताल से बाहर न चला जाए। जैसे ही उसे भरोसा हो गया कि माँ और बहन सुरक्षित है तो उसने सबसे पहले मॉर्ग की तरफ जाने का फैसला किया। वो सबसे पहले वॉशरूम में गया, उसे एक जरूरी काम करना था, एक केबिन को भीतर की तरफ से बंद करके। ताकाहाशी ने सफेद हुड वाला लबादा पहना जो कि जादुई था। उसे बैंडेड को हराने का इनाम मिला था। इसी लबादे की वजह से उसे रास्ते में आने वाले कमजोर मॉन्स्टर से बचने में आसानी मिली। हीरो ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इनविजिबिलिटी क्लॉथ इस तरीके से काम आने वाला है। वहीं बाथरूम में मौजूद एक मरीज ने दरवाजे को अपने आप खुलते हुए देखा। उसकी तो गांड फट गई और बोला, इसकी माँ का भागो रे, यहाँ से भागो। इस बीच हमारे हीरो ने गलियारे के अंत में लगे हुए लिफ्ट तक पहुंच गया। हमारे हीरो ने धैर्य से देखा कि लिफ्ट धीरे धीरे करके नीचे जा रही थी। वो सोच रहा था कि उसने कर्स ऑफ डिजास्टर के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। उमाया ने कहा था कि मॉर्ग पहुंचते ही सब कुछ समझ आ जाएगा। आखिरकार लिफ्ट के डिस्प्ले पर B1 लिखा हुआ दिखा। ये बेसमेंट फ्लोर था जहाँ पर मॉर्ग था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और हमारे हीरो ने सामने कई दरवाजों वाला गलियारा देखा। उसने हिम्मत जुटाया और कदम बढ़ा के आगे चलता गया। उसे उम्मीद थी कि अब सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे हीरो को कुछ महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है? यूको ने सोचा और उसने तय किया कि उसे सबसे पहले ये देखना होगा कि इस फ्लोर पर कोई जीवित है या नहीं। फिर सिस्टम के रडार ने दिखाया, वहाँ कोई नहीं था। इसका मतलब ये था कि हमारा हीरो सब कुछ अच्छे से जांच सकता है। ताकाहाशी ने आगे देखा, सावधानी से दरवाजों पर लगे हुए साइन बोर्ड पढ़ते हुए, ताकि जल्दी से उसे सही दरवाजा मिल सके। आखिरकार थोड़ी देर में उसे एक दरवाजा मिल ही गया जिस पर लिखा था मॉर्ग। हीरो ने दरवाजा खोला और अंदर देखा कि बहुत ज्यादा अंधेरा है। जब आंखें अंधेरे में देखने लायक कंफर्टेबल हो गई तो हमारे हीरो ने देखा रूम के अंदर लाइन से लगे हुए बेड और बेड के ऊपर काफी सारे मरीज हैं जिनके फेस को व्हाइट कपड़े से ढका गया है, और सोच रहा होता है कि कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि मैं भी यहीं पे मिलूं। ये ख्याल हमारे हीरो के मन के अंदर आया और हमारा हीरो सभी मृतकों के बीच में से चलता हुआ गया जैसे किसी आंसर का इंतजार कर रहा हो, और कमरे के एंड में जाकर पीछे मुड़कर देखा। हीरो ने अपने हुड को नीचे उतारा और काफी देर और इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। शायद उयामा ने मजाक किया था। हीरो ने सिस्टम विंडो एक्टिवेट किया। अचानक हमारे हीरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैसेज लाल था जो कि सिर्फ खतरे का संकेत हो सकता है। तभी हीरो ने अजीब सी आवाजें सुनी और बेड के पास से अजीब सी लाल रोशनी चमकने लगी। अचानक से एक मुर्दे शरीर ने हलचल की और उसके फेस से चादर गिर गई। वो औरत जैसे अजीब से मजोड़ में हो और सारे के सारे मृतक उठने लगे। ये नजारा किसी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और दर्जनों ज़ॉम्बीज उठकर हमारे हीरो की तरफ जाने लगे। उनकी गुर्राहट अब इंसानी हदों से बाहर थी। ताकाहाशी अब येल्लो से पूरी तरीके से सहमत था। क्लू उसे इसी मॉर्ग में मिला था। हमारे हीरो ने तलवार सामने तान ली। अब वो इस खतरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज और पास आ रहे थे वैसे वैसे ही सड़े हुए मांस की बदबू और फैल रही थी और असहनीय हो रही थी, और आमतौर पर सबसे शक्तिशाली सीकर्स ही अनडेड से लड़ने जाते थे। यूको सोचने लगा कि ये कोई साधारण ज़ॉम्बी वायरस नहीं लग रहा। सबसे पहले एक लंबे बालों वाली ज़ॉम्बी औरत ने हमला किया। यूको को याद आया कि ये एक श्राप का असर है। उसके बाद एक ही बार में उस लड़की का गर्दन काट दिया। अगर किसी एडवेंचरर को मृत्यु से पहले श्राप लगा हो और उसे समय पर दफनाया ना जाए तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है। हीरो का अगला वार एक ज़ॉम्बी को सिर से पेट तक चीर गया। जैसे उसने दूसरे ज़ॉम्बी को खत्म किया, तीसरे ने साइड से अटैक किया। हीरो ने तेजी से रिएक्ट किया और एक जबरदस्त किक से उसे दूर फेंक दिया। ताकाहाशी समझ गया कि ये श्राप पास की लाशों में भी फैल सकता है। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में मृत आत्माओं को होली वाटर से शांत किया जाता था, लेकिन इस जन्म में अभी तक ये तरीका किसी को भी नहीं आया। सही बात तो ये है कि ये श्राप जिंदा लोगों में नहीं आता। शर्त यही है कि तुम्हें बस उस ज़ॉम्बी ने काटा ना हो। हमारे हीरो ने सोचा और अगले मॉन्स्टर पर उसने एक बेड उठा के फेंका। यूकिटो को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी थी वरना वो भी शिकार बन सकता था इस श्राप का। वो मेथोडिकली एक एक ज़ॉम्बी को खत्म करता गया, उन्हें खुद के पास भटकने तक नहीं देता। एक और ज़ॉम्बी का सर लुढ़क गया, अपने तलवार से काट दिया। बेड का यूज करके सेफ्टी कर रहा था ताकि ज़ॉम्बी को काटने से खुद को बचा सके। एक ज़ॉम्बी
जॉम्बी तो दीवार से जाके टकरा गई जब उस पर बेड फेंका गया, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। हीरो ने बेड की लाइंस लगाकर एक टेम्परेरी बैरियर बना दिया। इस फेंस ने थोड़ी देर के लिए जॉम्बीज की संख्या को रोका और हमारे हीरो ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को इस बीच मार भी दिया। लेकिन मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे हमारे हीरो के पास आने का और अपना शिकार कंप्लीट करने का। तभी हीरो की नजर एक जॉम्बी के गर्दन पर पड़े तैलिस्मान पर पड़ी। ये उस जमाने का मशहूर एडवेंचरर था, एक ऐसा वॉरियर जो कभी हीरो था आज डरावना मॉन्स्टर बन गया है। ये किसी त्रासदी से कम नहीं थी, लेकिन तभी हमारे हीरो को पीछे से हैंडल हिलती हुई महसूस हुई। कोई या कुछ अब अंदर आने की कोशिश कर रहा था। यूकिटो को एहसास हुआ कि कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल दरवाजा खुला और 2 लिविंग डेड अंदर की तरफ आ गए। वो संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन अब हीरो चारों तरफ से घिर चुका था। हमारे हीरो ने खुद को दिलासा दिया, आसान होगा। अगले ही पल हमारे हीरो ने एक अनडेड का सर काट दिया। दूसरी जॉम्बी अभी जमीन पर पड़ी थी। हमारे हीरो ने बिना किसी देरी के तलवार घुमा दी। लेकिन तभी सिस्टम के रेडार पर कुछ अजीब दिखा। वो न्यूट्रल टारगेट के रेडार में ग्रीन लाइट से चमक रही थी। एक पल में ही वो बदनसीब औरत अपना सिर उठाकर मदद की गुहार करने लगी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। हमारा हीरो हैरान था, ये महिला अभी तक जिंदा थी। हमारे हीरो ने अंदाज लगाया, शायद ये किसी फ्यूनरल होम की कर्मचारी थी जो लाशों को इकट्ठा करने आई थी। जॉम्बीज को इंसान दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन काटे जाने के तुरंत बाद बचाया जाए तो उम्मीद हो सकती है। हीरो के मन में ख्याल आया और वो महिला के सामने झुका, लेकिन उसके पास जरूरी टूल नहीं थे और ऊपर से बेड की बैरिकेड ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। हीरो को अब डिसीजन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐसे हालात में उसे मरने देना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट परफेक्ट चीज होगा। लेकिन हीरो एफिशिएंसी से चलने वाला हीरो नहीं बनना चाहता था। अब ब्रेसलेट ऑफ चेंज इस्तेमाल करने का समय आ गया था। उसने मैजिकल आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। सिस्टम ने उसकी पुष्टि की। महिला को ठीक करने के लिए एल्केमिक टूल्स की जरूरत थी। उसे बस पोषण पीने वाले की ब्लड ड्रॉप चाहिए थी। यूको को वो एलेक्सर की रेसिपी याद थी जो जॉम्बी बाइट को ठीक कर सकती थी। हीरो झुका और तलवार से महिला की उंगली हल्के से काटी। रक्त की उस बूंद को हमारे हीरो ने एक खास फ्लास्क के अंदर इकट्ठा किया जिसमें एंटीडोट तैयार किया जाना था। अब सारे इंग्रेडिएंट जमा हो चुके थे, बस अब पोषण बनाना बाकी था। यूको जमीन पर धीरे से बैठ गया और धीरे धीरे सभी कंपोनेंट्स मिलाने लगा। जब आखिरी सामग्री डाली गई तो टास्क लगभग पूरा हो गया, लेकिन युवक बहुत घबराया हुआ था। क्या उसने सब कुछ सही किया? सिस्टम ने सीक्रेट प्लेजर ऑफ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया। फिर वार्निंग आई, उसका एल्केमी लेवल कम था। उसका सक्सेस चांस बस 25% था। एडवांस सिंथेसिस के कारण सक्सेस चांस 70 पर अटका था। सिस्टम ने मैजिकल एबिलिटी भी इनसफिशिएंट बताई, लेकिन यूको की किस्मत कमाल की थी। एलेक्सर सफलतापूर्वक तैयार हो गया। ताकाहाशी राहत से मुस्कुराया। उसने महिला से कहा, थोड़ा और इंतजार करो। फिर हीरो झुककर महिला के मुंह में एलेक्सर डालने लगा। जैसे ही पोषण उस महिला के शरीर के अंदर गया, वो जादुई प्रकाश से चमकने लगी। कुछ सेकंड में चमक गायब हुई और महिला बेहोश हो गई। हीरो ने चैन की सांस ली। वो खुश था कि महिला की जान बच गई। अब उसने उसे उठाकर बैठाया और होश में लाने की कोशिश की। फिर वो अपने हथियार की तरफ मुड़ा और अब बारी थी उन जॉम्बीज की। यूको ने अपनी तलवार उठाई और बोला, अब एक्शन का वक्त है। लेकिन तभी उसने देखा उसकी बनाई गई फेंस अब हिल नहीं रही थी। दबाव खत्म हो चुका था। यूको उठा और दरार से जाके झांक कर देखा, जिसको देखने के बाद उसकी भी हालत खराब हो गई। सारे जॉम्बीज किसी काले पदार्थ की तरफ अजीब तरीके से खींचे जा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हो। जो अनडेड अंदर थे वो अजीब तरीके से काले पड़ रहे थे। उनके मुंह और आंखों से हरे कलर की रोशनी निकल रही थी। कोई रहस्यमय ताकत उनके मैजिक को अब्सॉर्ब कर रही थी। दर्जनों जॉम्बीज मिलकर अब एक विशाल मॉन्स्टर बन चुके थे। वो मॉन्स्टर अजीब दांत और बहुत सारे टेंटिकल के साथ गुर्राया। हीरो के सामने लगे बैट्स उसकी गरजते आवाजों से उड़ गए। यूकिटो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बला है और कहां से आई। क्या ये भी उसी श्राप का अपग्रेड वर्जन है? उसने सोचा। शायद जब वो पोषण बना रहा था तभी इस कर्स ने खुद को एकजुट किया और भी शक्तिशाली बन गया। क्या ये कीमत है किसी असहाय को बचाने की कोशिश करने की? हीरो ने तलवार को कस के पकड़ी। अब ये लड़ाई बस जिंदा रहने की नहीं, रिडेम्पशन की भी थी। उसे अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सारे जॉम्बीज को बस एक ही झटके में खत्म कर सके, लेकिन इतनी ताकतवर भी ना हो कि पूरा हॉस्पिटल एक झटके में तबाह हो जाए। बैड लकली हमारे हीरो के पास ऐसा कोई भी चीज नहीं था। जैसे ही हमारे हीरो ने हालात की जांच की, उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की एक किरण आई। हीरो ने पीछे नजर घुमाई और कमरे के कोने में एक एल्केमिकल बोल रखा था। तभी क्रीचर ने अपने टेंटिकल फिर से उसकी तरफ बढ़ाई। ताकाहाशी ने तलवार से उन टेंटिकल्स को एक ही बार में काट डाला। अब उसके दिमाग में एक योजना जन्म ले रही थी। हमारे हीरो ने तय किया, एल्केमिकल किट उसकी लड़ाई में अब मदद कर सकता था। वो सिर्फ दवाइयां बनाने के लिए ही नहीं था। हमारा हीरो उसके पास दौड़ कर गया और मुश्किल से एक मेटल बेड के पीछे छुप पाया, लेकिन
लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन हमारे हीरो ने हार नहीं मानी। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम उसे बना लो, हमारे हीरो के मन में ख्याल आया। संकट में दिमाग पूरी रफ्तार से काम करता है। उसकी नजर एक टेबल लेग पर गई। उसने तलवार से पाइप का एक हिस्सा काट डाला। सिस्टम ने अपडेट किया, 4 लेग ले लिया गया बेड से। तभी एक विशाल टेंटिकल ने उसके ढाल को तोड़ डाला। यूको मुस्कुराया और बोला, कितना जिद्दी है तू। सिस्टम ने स्टील प्लेट को उठाया और सिस्टम ने इसको भी दर्ज कर लिया। सिस्टम का यूज किया और उसने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया। थोड़ा धीरे चलो और थोड़ा बेवकूफ भी बनो, हीरो ने कहा। हीरो ने ढाल को अपने सामने रख लिया। तभी 3 टेंटिकल उसके पास पहुंचे। शील्ड हल्का और मजबूत था, इसलिए अच्छे से काम आया। अब हीरो को एल्केमी किट में अब रेसिपी की किताब चाहिए थी। ढाल से टेंटिकल्स को रोकते हुए यूको ने अब पन्ने पलटना शुरू किया। तभी उसकी नजर ब्लैक पाउडर के रेसिपी पर पड़ी। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल चाहिए थे। ताकाहाशी थोड़ा निराश हुआ। मॉग में ये सब चीजें कहाँ मिलेगी? मगर वो ब्रेसलेट से किसी दुकान में टेलीपोर्ट हो सकता था। लेकिन जब उसने ब्रेसलेट की तरफ देखा तो उसने पाया कि एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पूरे दिन उसका इस्तेमाल किया था। तभी भागते हुए हमारे हीरो को ख्याल आया, ये चीजें मैं खुद भी बना सकता हूँ। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी लकड़ी पर गई। चारकोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। उसने सीधे वुड उठाकर मैजिक कोल्ड्रॉन के अंदर डाल दिया। सिस्टम ने चेतावनी दी, एल्केमी कैन नॉट हेल्प क्रिएट दिस इंग्रेडिएंट, सक्सेस चांस 25%। लेकिन हमारे हीरो के किस्मत ने साथ दिया। चारकोल तैयार हो गया। अब बस सल्फर और नाइट्रेट बचा है, हीरो ने सोचा और लड़ाई जारी रखते हुए भी अपने दिमाग को चलाता रहा। उसने मॉन्स्टर पर काफी अटैक किए जिससे वो काफी देर तक उलझा रहा। अब उसने इंटरनेट का यूज किया। उसने चैट जीपीटी से पूछा, इन दोनों के लिए क्या विकल्प हो सकता है? जवाब आया, ये दोनों नॉर्मली माचिस के अंदर मिल सकता है। तभी हमारे हीरो की नजर एक बर्तन पर गई जिसमें एक अगरबत्ती जल रही थी। तो उसने सोचा इसको जलाया तो होगा ही। यूको ने उस महिला की तरफ देखा जिसको उसने बचाया था। वो अब भी बेहोश थी। हमारे हीरो ने झुककर उसका पर्स उठाया। एक उम्मीद थी कि अंदर कोई काम की चीज मिले। उसने बैग की सारी चीजें जमीन पर पलट दी। ताकाहाशी की नजर सीधा माचिस पर गई। उसने उठाया और उसे एल्केमिक कोल्ड्रॉन के अंदर डाल दिया ताकि जरूरी कंपोनेंट निकाले जा सके। सिस्टम को अभी भी शक था कि सफलता मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन हमारे हीरो की किस्मत फिर चमकी। सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों मिल गए। अब ब्लैक पाउडर बनाने का टाइम था। प्रोसेस तेजी से और सफलता पूर्वक पूरी हो गया। सफलता फिर यूको के साथ थी, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। अब एक बुलेट तैयार करनी थी। हाई क्वालिटी बुलेट अब तैयार हो गई। हीरो अब इस गेम को खत्म करने की तैयारी में था। तभी हमारे हीरो की नजर उस महिला के बैग पर गई। उसे याद आया कि वहाँ पर और कोई काम की चीज थी। वो तेजी से बैग के पास गया, बैग खोला और नोटबुक निकाला। उसने पन्ने पलटे और कुछ लिखने लगा। शायद ये अब आखिरी तैयारी थी इस भयानक लड़ाई के लिए। जब वो लिख चुका तब हमारे हीरो ने कागज पर बने इस चित्र को गौर से देखा। उसकी चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे अपने योजना पर पूरा भरोसा था। तभी हीरो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ। तभी मॉन्स्टर फिर से ठीक हो चुका था और झपट पड़ा। जॉम्बी बुरी तरीके से गुर्रा है, जैसे मानो कि उसका शिकार अब खत्म होने वाला हो। वो सीधे हीरो की तरफ बढ़ा। हमारा हीरो हल्की मुस्कान के साथ सोचा, जॉम्बीज के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार क्या होता है? हीरो ने कागज का टुकड़ा फाड़कर कॉल्ड्रन के अंदर डाल दिया। उसने पिस्तौल का एक ब्लूप्रिंट बनाया था जो कि ब्लैक पाउडर चलाने के लिए काफी था। सिस्टम में उसने व्हील चेयर का एक ब्लैक का इस्तेमाल किया। एल्केमिकल कॉल्ड्रन में नई रेसिपी बनना शुरू हुआ। हमेशा की तरह सिस्टम ने चेतावनी दी, लैक ऑफ मटेरियल स्किल, पुअर क्वालिटी पॉसिबल। लेकिन फिर हमारे हीरो की किस्मत काम आई। हाई क्वालिटी सेल्फ फायरिंग शो ऑफ शॉटगन तैयार हो गया। हीरो लाशों का अपमान नहीं करना चाहता था। वो और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने होममेड गन के अंदर ब्लैक पाउडर अप्लाई किया। अब मेन लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। हमारे हीरो ने अपने गन का रुख उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर तान दिया। आज मैं तुम्हें दोबारा खत्म करूंगा, उसने मन ही मन कहा। हीरो मॉन्स्टर का और करीब आने का इंतजार करने लगा। बस एक ही मौका था। सिस्टम की चेतावनी तेजी से आई, हीरोज क्लास डज नॉट रिक्वायर चांस ऑफ एक्सप्लोजन 30%। मगर यूको को अपनी किस्मत पर भरोसा था। गोली चल गई। ब्लैक पाउडर बुलेट सीधा जॉम्बीज की तरफ चले गए। खतरा और करीब आ रहा था, मगर राक्षस को समझ नहीं आया कि ये छोटा सा सुनहरा हथियार उसको कैसे खत्म कर सकता है। एक गोली टेंटिकल से टकराई जिसने सर को ढक लिया था, लेकिन दूसरी गोली सीधा जाके सर से लगी और उसी वक्त सारे के सारे खोल जमीन पर गिरे। हीरो ने देखा कि क्रीचर्स फिर से ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। एक आंख उगाई थी, लेकिन दूसरी पाउडर गोली ने रोक दिया था। ये सोचना भी मत, हमारे हीरो ने कहा, और इस बार उसको रिजनरेट दोबारा नहीं होने देगा। एक और शॉट से काफी सारे सिर उड़ते गए और हमारा हीरो रुका नहीं। वो बार बार फायर करता गया और वो जिद्दी मॉन्स्टर भी रुकने वालों में से नहीं था। लेकिन हमारा हीरो भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। वो अपने दोनों हाथों में गन पकड़े हुए आगे बढ़ता गया और सिर पर गोली की बौछार करता गया। मॉर्ग की खामोशी
खामोशी में बार बार गोली की आवाज गूंजे जा रही थी। एक और गोली ने मॉन्स्टर की टेंटिकल तोड़ दिया और खाली खोखला नीचे गिरा और हमारे हीरो ने दोबारा से ट्रिगर दबाया, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। सिस्टम ने बताया कि गोली खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हो गया। उसके सारे सिर उड़े पड़े थे। हीरो ने अपनी मेहनत का नतीजा ध्यान से देखा। वो पूरा अच्छे से देखना चाहता था कि ये मॉन्स्टर सच्ची में मर चुका है ना पूरी तरीके से। ताकाहाशी ने एक गहरी सांस ली। उसे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ये भयानक सा मॉन्स्टर अब खत्म हो चुका है। सिस्टम ने उसे बधाई दी कि कर्स ऑफ डिजास्टर अब खत्म हो चुका है। वो दुनिया में ऐसा करने वाला पहला बंदा था। हमारे हीरो को सीक्रेट्स उपाधि मिली। हमारे हीरो ने ये सुना और समझा और मनी मन खुश हुआ। आखिरकार ये डरावना सपना खत्म हुआ, उसने सोचा। मॉर्ग की गहरी खामोशी में उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये वही महिला थी जिसे उसने बचाया था और अब तक भूल चुका था। हीरो को अच्छा लगा क्योंकि उसकी दवा ने असर किया था, लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई। वो हॉस्पिटल का कर्मचारी नहीं था। उसके कपड़े मॉन्स्टर्स के खून से भरे पड़े हैं और हाथ में 2 डेंजरस शॉटगन है। अब मैं कैसे समझाऊंगा? हीरो ने सोचा कि अगर उसने कहा कि ये वही बंदा है जिसने ये सब कुछ ठीक किया तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, और ऊपर से वो एक ऐसे जगह पर घुस चुका है जहाँ पर बस हॉस्पिटल के स्टाफ को आने की एंट्री है। ये साफ इनलीगल ट्रेसपासिंग है। ताकाहाशी समझ गया मुसीबत उसको घेरने वाली है। डंजन्स के बाहर फायर आर्म चलाना बहुत ज्यादा इनलीगल है। ये जिम्मेदारी का बोझ हमारे हीरो की कमर तोड़ने वाला था, लेकिन तभी हमारे हीरो को याद आया वो बेसमेंट में इनविजिबिलिटी क्लोथ के वजह से बिल्कुल चुपचाप घुसा था। अब इसको इस्तेमाल करने का वक्त था। लेकिन जैसे उसने कोट पहना तभी दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। हेलमेट पहने एक आदमी ने चिल्लाया, लोकेटर्स एक्टिवेट करो, देखो कोई यहाँ पर छुपा तो नहीं, कोई पहले ही यहाँ पर घुस चुका है। हीरो ने सैड मन से सोचा कि ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तभी उसने अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट की तरफ देखा। उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इनविजिबल करने वाला क्लोथ की एनर्जी भी बहुत कम बची थी और ब्रेसलेट की पावर बिल्कुल लाल हो चुकी थी। ताकाहाशी ने आखिरी उम्मीद से ब्रेसलेट को एक्टिवेट किया, जैसे दुआ कर रहा हो कि बस एक बार काम कर जा, बस एक बार, और मुझे यहाँ से ले चल प्लीज। हीरो को ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसकी दोबारा से काम आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मेरी किस्मत सच में खत्म हो गई? उसने खुद से पूछा। इस बार सब कुछ इतना आसान नहीं था। तभी 2 नाइट्स मॉर्ग के अंदर घुसाए। उनके हाथ में भाले थे और उनके पीछे 4 सैनिक किसी भारी सामान को उठा के आ रहे थे। एक सफेद कपड़े पहने हुए ग्रे बालों वाली लड़की ने उबासी ली। वो एक खास सीट पर बैठी थी जिसे सैनिक उठा रहे थे। हीरो ने उन अनचाहे मेहमानों को पहचान लिया। ये क्लर्जी के लोग थे। सबसे पहले कमरे में घुसे हुए नाइट ने हमारे हीरो की तरफ तलवार तानी और बोला, लेडी नोमी, यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति है। लड़की ने फोन से बिल्कुल भी नजर नहीं हटाया और पूछा कि क्या वो भगवान का सपोर्टर है? नाइट ने बोला कि मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके ऊपर शक है। तभी वो नोमी बोलती है धीरे से कि ऐसा है क्या? फिर वो अपने फोन को एक नाइट की तरफ फेंक देती है और बोलती है कि गेम लेवल आगे बढ़ाओ, और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को उस नरम सीट से नीचे उतारती है और बोलती है कि हे स्वर्ग के आत्मा, अपने सेवक को और लूट, आई मीन ट्रॉफीज दे, और मैं किसी बुरे आदमी के हाथों से मारी न जाऊं। प्रार्थना के बाद वो गुस्से से आंखें खोली और आगे बढ़ी। हमारा हीरो चुपचाप से उस लड़की को देखता रहा। न्योमी की कद बहुत छोटी थी। वो यूको की तरफ आई और अपना सर उठा के बोली कि क्या तुम भगवान के दुश्मन हो? जवाब का बिना इंतजार करे हुए बोलती है कि नहीं, शायद तुम्ही ने इन सभी लिविंग डेड्स को मारा है। मगर वो जानना चाहती थी कि तुम्हें कैसे पता कि हॉस्पिटल मॉर्ग में अनडेड ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। कोई अनडेड की आहट उससे पहले कैसे जान सकता है? हमारा हीरो कंफ्यूजन में था। अब तक उसने कोई कहानी सोच भी नहीं रखी थी, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, और ये आवाज किसी और की नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 हीरो की थी। मैंने खतरे को भांपकर पहले ही इसको यहाँ पर भेज दिया था, और ये येलो बालों वाला हवा में से बिल्कुल गायब होके आ जाता है। नौमी चौंक कर बोली, ये तो खुद हीरो है। लड़की और उसके सैनिक झुक गए। फिर येलो बोलता है, मुझे शहर की और घटनाओं को संभालना था, मैं एक जगह पर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने इस लड़के से मदद ली। और मुस्कुराते हुए कहा और यूको की तरफ आंख मारी, ऐसा है क्या? आपने ही इसे यहाँ पर भेजा? नौमी थोड़ी उलझन में बोली। ताकाहाशी की तरफ मुड़ी और बोली, अगर आप खुद हीरो को जानते हैं तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसकी नजर ताकाहाशी के कारमा पर भी गई, जिसको देखकर हीरो थोड़ा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान की कारमा इस तरीके से देख सकता है। नोमी ने अपने बातों को अच्छे से बताया कि मैं किसी भी इंसान के कर्म और कांड देख सकती हूँ। उमाया हंसते हुए बोला, ये तो उम्मीद ही था चर्च की सबसे छोटी और टैलेंटेड लड़की से। ताकाहाशी को याद आई कि ये एक रेयर स्किल है जो कि किसी के काम के साथ जुड़ा रहता है। तभी नोमी शर्माते हुए बोली कि क्या ये लड़का भी हमारे साथ सीक्रेट बैटल में फाइट के लिए चलेगा? ये सवाल सुनकर येल्लो भी थोड़ा सहम गया और ये दोनों हमारे हीरो की तरफ देखे जा रहे थे सवालिया नजरों से। तभी उमाया ने होश संभाला और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए नोमी
नोमी की बातों को सही ठहराया। फिर उसने युकितो की तरफ इशारा करते हुए छोटी लड़की से कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत काम का रहेगा, ये मंदिर की दीवारों से पाप के बंधन हटाकर भगवान की कृपा लाएगा। उमाया ने पूरे जोश के साथ कहा। तभी नोमी ने ताकाहाशी से कहा, जब खुद हीरो तुम्हारी सिफारिश कर रहे हैं तो तुम मेरे साथ चलोगे। लड़की ने ठंडे स्वर के साथ जोड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी सेवा करता है, बस काम आना चाहिए। हीरो ने गुस्से में कहा कि क्या इस कमरे में कोई मेरी भी राय जानना चाहेगा या फिर नहीं। येलो ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और बोला कि यूको बस मजाक कर रहा है। फिर उसने धीरे से गुस्से से कहा कि तुम इधर आओ, हमें बात करनी है। दोनों लड़के कमरे के कोने में चले गए। उम्मीद थी कि चर्च के लोग उनको ना सुन पाए। माफ करना, लेकिन क्या तुम उस बच्चे का ध्यान रख सकते हो, येलो ने कहा। और वैसे तुमने टेम्पल क्लास चेंज के बारे में सुना होगा। युकितो ने हामी भरी, लेकिन उसने साफ किया कि किसी की लड़की की सेवा के लिए वो जा नहीं सकता। टेम्पल क्लास चेंज किसी एडवेंचरर के लिए फायदेमंद होता है। अगर तुम अपनी क्लास सुधारना या चेंज करना चाहते हो तो मंदिर मदद करेगा। फिर उमाया ने निराशा के साथ बताया कि किसी रीजन की वजह से पिछली जिंदगी में मैंने टेम्पल को नहीं बचा पाया। पुराने टेम्पल के सारे दृश्य उसकी आंखों में आ गए। एक छोटी सी लड़की खून से लथपथ उसके सामने गिरी पड़ी थी। मंदिर गिरने की वजह से एडवेंचरर कमजोर हो गए और मॉन्स्टर्स ताकतवर होते चले गए। लेकिन यूको ने कहा कि अगर तुम्हें मालूम है कि सब कुछ क्या होने वाला है तो खुद संभालो सब। निराशा के साथ हीरो ने बताया कि काश मैं कर पाता, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे खतरे हैं जिनको रोकना मेरी जिम्मेदारी है। उमाया ने कहा। ताकाहाशी ने हार नहीं मानी और कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उमाया ने समझाते हुए बोला कि देखो, अगर तुम चर्च से जुड़ जाओगे तो तुम डंजन के अंदर और भी नीचे तक पाओगे, टेलीपोर्टेशन मिल जाएगा और बैरियर को पास कर पाओगे। हीलिंग और सपोर्ट सिर्फ चर्च के पास है, यही लोग तुम्हें नीचे तक ले जा पाएंगे। युकितो ने एक लंबी सांस ली और बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। येलो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारा हीरो मान चुका है। लेकिन अगले ही पल ताकाहाशी ने येलो का क्लोथ पकड़ते हुए कहा गुस्से में, इसके बदले कसम खाओ कि मेरी फैमिली को हाथ तक नहीं लगाओगे। उमाया ने हाथ उठा लिया और बोला कि मैं कसम खाता हूँ, जो इस संसार के लिए इम्पोर्टेंट है मैं उनका एक बाल भी बाका नहीं करूंगा। युकितो ने ठंडी आवाज में कहा कि जब मैं काम का नहीं रहूंगा तो तुम मुझे भी खत्म कर दोगे। येलो ने बोला कि तुम्हारे शब्द ऐसे हैं जैसे कि मैं तुम्हें कोई धमकी दे रहा हूँ, पर असल में मैं बस थोड़ी सी हेल्प मांग रहा हूँ। तभी हमारे हीरो ने भी हाँ भर दी। ठीक, पर मुझे ये बताओ मैं किस चीज में फंस रहा हूँ। जैसे ही उमाया बताने ही वाला था, नोमी पास आ गई और येलो ने एक चौड़ी सी स्माइल दी। माफ कीजिए, हमने आपको इतना इंतजार करा दिया। तभी नोमी ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर गंदगी साफ करने में व्यस्त थे। फिर बिना कुछ बोले अपना स्टाफ उठाया और ताकाहाशी की तरफ इशारा किया और एक जादू से ताकाहाशी के कपड़ों पे जितने भी लड़ाई के निशान थे सब गायब कर दिया। कुछ सेकंड बाद ताकाहाशी ने देखा वो अब बिल्कुल ही साफ हो चुका है। एंड इसी के साथ छोटी लड़की अपने दोबारा से सवारी के ऊपर चली गई और बोली कि चलो हमें जल्दी से पास के मंदिर में जाना होगा। लेकिन ताकाहाशी थोड़ा सा परेशान था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इसी के साथ नोमी ने अपना फोन वापस लिया और बोला कि हमें तुम्हारी ताकत की जांच करनी होगी, क्योंकि किसी ऐसे को काम में लेना जो कि लड़ ना सके वो बिल्कुल ही बेवकूफी होगी। और अपने फोन में दोबारा से लग गई। तभी दो नाइट्स ने हमारे हीरो के तरफ भाला तान दिया और हमारे हीरो के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। और येलो बाल वाला बोला कि हाँ हाँ इसको चेक करो, मुझे जाना होगा, गुड लक मेरे दोस्त। और वो दुम दबा के यहाँ से भाग गया। हीरो ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि लगता है कि आज लंच के सपने छोड़ने ही पड़ेंगे। आखिरकार अस्पताल के बेसमेंट से निकलकर उसने देखा कि चर्च की बिल्डिंग सामने ही है। नोमी और उसके सोल्जर्स के साथ वो अंदर चला गया चर्च के, जो कि अंदर से काफी बड़ा था। युकितो ने इधर उधर देखना बंद किया क्योंकि उसका उत्सुकता बहुत ज्यादा हो रही थी चर्च को अच्छे से देखने का। तभी लड़की ने कहा कि अब तुम्हारा टेस्ट शुरू होने वाला है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी एक सामान्य नाइट होगा। उसने अपने सैनिकों में से एक नाइट पर इशारा किया। वो नाइट बाहर निकला। वो नाइट चौथी श्रेणी का नाइट था। उसने अपनी तलवार निकाल ली। ताकाहाशी ने उस नाइट के आंखों में देखा और एक पल में ही वो समझ गया कि वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी नोमी ने फाइट को स्टार्ट करने का इशारा कर दिया और इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी के साथ नोमी ने अपने जेब से स्नैक्स निकाल लियो, ऐसा मानो कि कोई सर्कस देखने आई हो। वो युकितो की सारी हरकतों को ध्यान से देख रही थी। तभी दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई और इतनी तेज से चिंगारी निकली जैसे कि बिजली कौंध गई हो। नाइट ने हमला किया लेकिन हीरो ने वार रोक लिया। उसने नोट किया तलवारबाजी में ये नाइट कुछ कमजोर है। हमारे हीरो ने सोचा, लगता है चर्च के सैनिकों की ट्रेनिंग प्रोटेक्शन में कुछ ज्यादा ही होती है, लेकिन लेवल के फर्क के बावजूद ये मुझसे खराब लड़ रहा है। ताकाहाशी ने सोचा। नोमी को ये सब कुछ देखकर तसल्ली हुई, लेकिन उसने यहीं रुकने का इरादा नहीं किया। फिर उसने बोला कि मैं तुम्हें भगवान के पावर का नमूना एक दिखाती हूँ। उसने स्टाफ उठाया और जादू स्टार्ट कर दिया और नोमी ने कुछ अजीब से शब्द बोले जिसको सुनकर ऐसा लगा जैसे कि वो किसी को बुला रही हो। और इसी के साथ उसने जमीन पर स्टाफ पटका और इसी के साथ उसका जादू पूरा हुआ।
हीरो का प्रतिद्वंदी यानी कि वो नाइट पूरी लाल ऑरा से भर गया। नोमी ने अपने मैजिक्स का यूज करके उस नाइट की पावर काफी ज्यादा बढ़ा दी। यूको को ऐसे मोड़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने सोचा कि आज की मुसीबतें खत्म नहीं होगी क्या। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। और मुझे पता है तुम्हें सीरीज काफी ज्यादा पसंद आया। अगर तुम चाहते हो सीरीज को कंटिन्यू करो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट में लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आती है 1 या 2, तो सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आएगा।